Hey guys! Welcome to today's largest and the most impactful learning tutoring platform that is Physics वाला। तो मेरे प्यारे योद्धास, मेरे प्यारे बच्चों, मैं कामना करता हूं कि आप लोग बहुत ही ज्यादा स्वस्थ, मस्त और बेहतरीन से होंगे। तो कामना करता हूं कि उदय बैच में अभी तक जो पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, आप लोग एंजॉय कर रहे हो। और विश्वास मानिए, मैं हर एक चीज का आपको कारण दे रहा हूं जो शायद मिसिंग है हर जगह। तो आपको वो कारण मैं पूरी केमिस्ट्री जब तक पढ़ाऊंगा वो देता रहूंगा। ठीक है, आज भी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये लेवल का एक्सप्लेनेशन या इस तरीके से ये टॉपिक कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है, किसी भी किताब में नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपने जितना अभी तक पढ़ा है इस चीज के बारे में उसको भूल जाओ, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो आपके पढ़े हुए से बहुत डिफरेंट होने वाला है। क्लास थोड़ी लंबी हो जाए तब भी जरूर से देखना, आखिरी तक आपके लिए जरूरी है, आपके लिए अमृत है। तो ये लेक्चर नंबर 8 है, जहां पर हम एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला यूनिट मास के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन साथ ही साथ यहां पर मैं सबसे पहले आपको एटॉमिक एंड मास नंबर के बारे में बताऊंगा। तो एक लाइट इंट्रोडक्शन टू द एटॉमिक एंड मास नंबर, देन मैं आपको बताऊंगा एटॉमिक मास की मॉडर्न कंसेप्ट क्या है, एंड देन मैं आपको बताऊंगा कि रिलेटिव एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। इन सब के बीच में एक डिफरेंस मैं यहां पर क्लियर करूंगा, आपको मतलब समझाऊंगा क्यों पहले रिलेटिव मासेस में हाइड्रोजन आया, फिर वो गया, फिर ऑक्सीजन आया, फिर वो गया, फिर कार्बन आया। यू क्या है, एएमयू क्या है, कहां यूनिट लगानी है, कहां नहीं लगानी है, हर एक चीज मेरे सारे प्यारे भाई बहनों को आज क्लियर होगी। ठीक है, तो रेडी है सुनील भैया के साथ इस पूरे लेक्चर को देखने के लिए? रेडी हैं? बहुत बढ़िया। पानी अपने पास में रख लेना, पानी पीते रहना। अगर खाना खा लिया है तो बहुत बढ़िया, स्नैक्स खा लिया तो बहुत बढ़िया, पानी लेकर बैठो और ईमानदारी से पढ़ना और नोट्स बनाना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, एवोगैड्रोस लॉ के ऊपर एक होमवर्क मैंने आपको दिया था, तो इस सवाल को फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अब 4 लीटर बलून फिल्ड विथ हाइड्रोजन गैस, 4 लीटर बलून, यानी कि हमारे पास V1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 लीटर दे रखी है। 4 लीटर बलून फिल्ड विथ हाइड्रोजन गैस कंटेन्स 2.80 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि N1 हमारे पास जो है दैट इज इक्वल्स टू 2.80 मोल्स के बराबर है। अज्यूमिंग द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मैंने आपको बताया था एवोगैड्रोस लॉ के अंदर हम प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट मानते हैं, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है। जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ गैस। लास्ट क्लास में बताया था, एक्सपेरिमेंटली दिखाया भी था। अब ये कह रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मस्ट बी एडेड टू ऑब्टेन अ फाइनल वॉल्यूम ऑफ 22 लीटर। ये कह रहा है कि अगर मुझे 22 लीटर का वॉल्यूम पहुंचाना है, भाई पहला वॉल्यूम है 4 और अमाउंट ऑफ गैस है 2.80 मोल। ये कह रहा है कि अगर 22 लीटर तक पहुंचना है तो ये बोल रहा है कि N2 का वैल्यू कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N2। तो हमें एवोगैड्रो लॉ का एक्सप्रेशन मैंने आपको कल बताया था कि भाई साहब आपका V1 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन N2, एवोगैड्रोस लॉ। मैंने एवोगैड्रोस लॉ का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था उससे आपको ये चीज समझाई थी कि भाई साहब V1 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन N2। ये कैसे आया, लास्ट क्लास में बताया है। तो V1 का वैल्यू कितना है हमारे पास, ये बेसिकली हमारे पास कितना है 4.0 लीटर्स डिवाइडेड बाय ये हमारे पास हो जाएगा 2.80 मोल इज इक्वल टू V2 हमारे पास है 22.0 लीटर बाय N2 की वैल्यू को मैं मान लेता हूं X। अब देखिए फटाफट से यहां पर हम क्या करेंगे, X की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 22.0 लीटर मल्टीप्लाइड बाय 2.80 मोल डिवाइडेड बाय 4 लीटर हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो लीटर से लीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब 2 की टेबल से ये कटेगा 11 टाइम, 2 की टेबल से कटेगा 2 टाइम्स, 2 की टेबल से इसको कट करेगा 1.4 टाइम्स। अब 11 इंटू 1.4 मोल्स क्या होता है, देखिए 11 को किसी भी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मैं इसको 14 मान के कर लेता हूं, ज्यादा आसान पड़ेगा, फिर एक डेसिमल प्लेस लगा लेंगे। तो 11 इंटू 14 क्या होता है, ये एक शॉर्टकट मैं आपको दे रहा हूं कैलकुलेशन के लिए।
तो जब भी आपको 11 से किसी 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो आपको 1 और 4 को इससे मल्टीप्लाई करना है। आप 1 इधर लिखिए, 4 इधर लिखिए, इन दोनों को ऐड करके लिख दीजिए, कितना आ जाएगा 54, यानी 5 आ जाएगा। इधर आपने लिखा 1, इधर आपने लिखा 4, इन दोनों को जोड़कर लिख दिया तो कितना हो जाएगा, 1 और 4 होता है 5। 1 इधर लिख दिया, 4 इधर लिख दिया, दोनों को जोड़ दिया, 1 + 4 होता है 5, तो 154। तो 11 × 1.4 कितना हो जाएगा, 154, एक डेसिमल प्लेस, एक के बाद डेसिमल प्लेस, तो कितना हो जाएगा 15.4 मोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी का यही आया मेरे सारे प्यारे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों का यही आया? जी भैया, इतना ही आया। तो ये तो होमवर्क का सवाल था। अब देखिए, क्योंकि यहां पर एनडीए वाले बच्चे भी हैं, बोर्ड्स वाले बच्चे भी हैं, नीट वाले बच्चे भी हैं, जेई वाले बच्चे भी हैं, तो प्रीवियस ईयर के कुछ सवाल मैं आपको कराता रहूंगा। अब देखिए, ये सवाल ट्राई कीजिए, ये आपका आया है एनडीए के 2023 के पेपर 1 में आया सवाल। एनडीए 2023 के पेपर 1 में आया सवाल। सवाल बड़ा ही सरल है, देखिए क्या बोल रहा है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस व्हेन मेजर्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी इक्वल वॉल्यूम की गैसेस, मान लीजिए 1 लीटर नाइट्रोजन है, 1 लीटर ऑक्सीजन है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे देखेंगे, सो दे हैव सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी दोनों में XX मॉलिक्यूल्स या XX पार्टिकल्स होंगे। ये लॉ कौन सा है भाई साहब? एवोगैड्रो लॉ। लास्ट क्लास में पढ़ाया था। जी भैया, रिलेट कर पा रहे हैं? मजा आ गया, बहुत बढ़िया। तो अब हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कॉन्फिडेंस आ रहा है? हां जी भैया आ रहा है। सवाल बन रहे हैं? हां जी भैया बन रहे हैं। तो आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज एटॉमिक एंड मास नंबर। देखिए, एटॉमिक नंबर को हिंदी में कहते हैं परमाणु संख्या। अगर कोई हिंदी मीडियम का छात्र है तो उसके लिए लिख रहा हूं परमाणु संख्या। और मास नंबर को बोलते हैं हम लोग क्या? इसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? द्रव्यमान संख्या। तो आप ये दोनों चीजें याद रखना। एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो नोन एज परमाणु संख्या, मास नंबर इज ऑल्सो नोन एज द्रव्यमान संख्या। अब ये क्यों जरूरी है, अभी आपको 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं मास नंबर और एटॉमिक मास के बीच का डिफरेंस आपको समझाऊंगा ना, तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ये क्यों है, अच्छा ये भी क्यों है, ये समझ में आएगा। ठीक है, चालू करूं? रेडी हो? चालू करूं? आ जाओ। तो दोस्तों, सबसे पहला कंसेप्ट आप नोट करेंगे, क्या है सुनील भाई सबसे पहला कंसेप्ट? देखिए मेरे दोस्तों, एटॉमिक नंबर को आप Z से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एटॉमिक नंबर को आप Z से रिप्रेजेंट करेंगे और मास नंबर को आप A से रिप्रेजेंट करेंगे। प्लीज रिमेंबर, एटॉमिक नंबर को आप Z से रिप्रेजेंट करेंगे, मास नंबर को आप A से रिप्रेजेंट करेंगे। सो एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Z, मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय A। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर आते हैं यहां पर कंसेप्ट नंबर 2 पे और कंसेप्ट नंबर 3 पे। सिंपल सिंपल सी बातें हैं। तो एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या क्या होती है सुनील भैया? मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, आपने 9th क्लास में पढ़ा है और आईसीएसई में 6th क्लास में पढ़ा है। सीबीएसई वालों ने 9th में, आईसीएसई वालों ने 6th में। क्या होता है एटॉमिक नंबर? जो हम पुराना जो एटॉमिक मॉडल मानकर चलते हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल नहीं, पुराना एटॉमिक मॉडल मानकर चलते हैं, तो एक जो एटम होता है उसके बीच में एक नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है। इस नाभिक या न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल पार्टिकल। सभी को पता है? हाँ। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी कि आपका जो एटम है, आपका जो परमाणु है, उसमें जो न्यूक्लियस यानी जो नाभिक है, उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ये एटॉमिक नंबर होगा। प्रोटॉन्स क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल। पॉजिटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल। जी भैया हमें पता है, ये चीज तो पता है ना? जी भैया पता है। तो आपके एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स है, ये एटॉमिक नंबर है। एटम को हिंदी में क्या कहते हैं? एटम को हिंदी में कहते हैं परमाणु, और न्यूक्लियस को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं नाभिक। देखिए मैं हिंदी मीडियम से नहीं हूं, ये टर्म्स मैं इसीलिए बताता हूं ताकि जो हिंदी मीडियम वाले दोस्त है वो समझ सके। मैं भी याद करके आता हूं ये टर्म्स, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ाई नहीं करी है, इंग्लिश में तो याद है।
हिंदी में मैं टर्म्स देखता हूं, सीखता हूं, याद करता हूं और आपको बताता हूं, ठीक है। तो परमाणु संख्या का मतलब क्या है कि भाई साहब हमारे एटम के बीच में जो न्यूक्लियस है इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे या एटॉमिक नंबर होगा। पहली बात याद हो गई जी भैया। दूसरी बात याद रखना, यह हमेशा होल नंबर होगा एंड इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल और डेसिमल। कभी भी आपका अगर आप एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो यह हमेशा 1, 2, 3, 4 ऐसा होगा। यह कभी भी ऐसा नहीं होगा 1.2, 2.6, 3.8, कभी भी ऐसा नहीं होगा। मेक श्योर कि आप यह समझ जाएं, दिस इज नॉट पॉसिबल, नो, नॉट पॉसिबल। समझ में आया कि एटॉमिक नंबर ऐसा नहीं होगा। एटॉमिक नंबर विल ऑलवेज बी लाइक दिस। यस, इसमें लिख देता हूं यस। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। तो ये हमेशा आपके एक होल नंबर क्वांटिटी होगी। होल नंबर वो वाला नहीं कि 0 1 2 3 4 नहीं। होल नंबर का मतलब कि 1 2 3 4 ऐसे डिजिट्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 का हटा के पॉजिटिव इंटीजर्स, +1 +2 +3 वाले होते हैं ना, तो वैसे नंबर होंगे, ऐसे फ्रैक्शनल में नहीं होंगे, डेसिमल में नहीं होंगे। 2.6, 8.2, 3.8, 1.2 ऐसे नहीं होगा एटॉमिक नंबर। ये हमेशा होल नंबर क्वांटिटी होगी। समझ में आया जी। अब मास नंबर क्या होता है, देखिए मास नंबर क्या होता है। मास नंबर जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, यह क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जिनको कलेक्टिवली हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो आपके एटम के न्यूक्लियस में जितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलाकर होंगे वो मास नंबर है, यानी वो द्रव्यमान संख्या है। परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है कि एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स हैं, परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर। उसी प्रकार एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर होंगे वो मास नंबर है। याद रखना, इट इज ऑलवेज अ होल नंबर क्वांटिटी एंड इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल और इन डेसिमल, यानी ये क्वांटिटी भी आपकी कैसी होगी, सेम, यही एक्सप्लेनेशन, सेम एक्सप्लेनेशन, यानी कि हमेशा होल नंबर क्वांटिटी होगी मास नंबर, कभी भी फ्रैक्शनल या डेसिमल में नहीं होगी। 24.8, 32.6, 32.9 नहीं, 32, 31, 35, 37 ऐसा, ठीक है जी भैया। तो अब एक छोटी सी चीज हम इमेजिन करते हैं, अगर ये मेरा एलिमेंट है जिसकी सिंबल मैं यहां पर लिखता हूं x, मेरे एलिमेंट का सिंबल है ना। अब ये बिल्कुल ज्यादा ही बेसिक्स हो जाएगा, केमिकल सिंबल क्या होता है ये सब, है ना। ये वैसे तो मैं 9, 10th में पढ़ा चुका हूं, इसके मेरे लेक्चर्स यूट्यूब पे भी हैं, एनडीए में भी पढ़ाया है, लेकिन मैं 11th के बच्चों से एक्सपेक्टेशन करता हूं कि आपको ये पता होगा कि केमिकल सिंबल यहां पर मैं लिख रहा हूं, कोई भी एलिमेंट का हो, वो मैं यहां पे मान रहा हूं। तो ये एक्स क्या है, केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट, कोई भी सिंबल हो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, समझाने के लिए बता रहा हूं, केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट। यहां पर आप क्या लिखते हैं, यहां पर आप लिखते हैं एटॉमिक नंबर और यहां आप लिखते हैं मास नंबर, दिस इज मास नंबर, दिस इज एटॉमिक नंबर। समझ में आ रही है क्या बात। तो ये वाला जो A है दैट इज बेसिकली मास नंबर, ये वाला जो Z है दैट इज बेसिकली एटॉमिक नंबर एंड दिस X इज बेसिकली दी केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट। तो ये एलिमेंट का केमिकल सिंबल हो जाएगा, ये A उसका मास नंबर हो जाएगा और ये Z उसकी एटॉमिक नंबर हो जाएगी। क्लियर है क्या बात, क्लियर है क्या बात, क्लियर है क्या बात। तो अपन A को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को n से डिनोट कर सकते हैं क्या। इस बात पे कितने बच्चे अलाइंड हैं। अगर इसको मैं कंसेप्ट 3 कंसेप्ट 4 बोल रहा हूं तो ये कंसेप्ट 4 है मेरा, ये वाला कंसेप्ट 4 है, ये पूरा कंसेप्ट 4 है। मैं ये बोल सकता हूं क्या कि भाई साहब अगर ये मेरा एलिमेंट का केमिकल सिंबल होगा तो ये Z उसकी क्या होगी, एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, और ये जो A होगा मास नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होगा। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स है ना, तो A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि Z
Z प्लस N इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं ना। मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स N Z। तो Z प्लस N हो गया। अलाइंड हो, अलाइंड हो जी, बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गए हमारे चार कंसेप्ट जो आपको समझ में आने चाहिए। अब देखिए यहां पर मैं दो एलिमेंट पहले और लिखूंगा, फिर आपसे इस पे चर्चा करूंगा। यहां पर मान लीजिए मेरे पास क्या है, मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, इसीलिए टॉप 20 एलिमेंट की चर्चा कर रहा हूं। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, इधर होगा हमारे पास पोटेशियम एंड सबसे आखिरी में हमारे पास होगा कैल्शियम। पोटेशियम की एटॉमिक नंबर 19, इसकी 20, इसका सिंबल K, इसका सिंबल Ca। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, एटॉमिक नंबर 19 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 19, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 20। न्यूट्रॉन्स का नंबर कैसे निकालोगे, याद थोड़ी करना है, वही बताऊंगा अभी। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 19 और ये होगा 20। अब ध्यान से सुनो, मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। जब बात आती है सुनील भैया यहां पर, जब बात आती है सुनील भैया यहां पर इन एलिमेंट्स की, टॉप 20 एलिमेंट, अब ये मत बोलना कि टॉप 20 एलिमेंट याद नहीं है, नहीं याद है तो याद कर लो। क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। टॉप 20 एलिमेंट याद कर लो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इनके एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक, यहां तक आ गई भैया। ये तो हमें याद रहती है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमें इजीली याद रहती है, ये तो हमें याद रहेगी सुनील भैया। एटॉमिक नंबर इज वेरी इजी टू लर्न। उसके बाद सुनील भैया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी याद रह जाते हैं। क्यों? एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अरे एटॉमिक नंबर जो होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी उतने होंगे, इसीलिए याद रहता है। और जितने प्रोटॉन्स रहेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। क्यों? क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जितने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल उतने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ये 9th का कंसेप्ट आता है ना भाई। अगर जो एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, और जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर बोल दूं क्या? मत बोलना। रीजन ये है, कोई भी सब्सटेंस या कोई भी एटम जब रिएक्ट करता है तो वो इलेक्ट्रॉन को देता, लेता और शेयर करता है। एटॉमिक नंबर बार बार चेंज होती है, उसको एक फिक्स क्वांटिटी रखने के लिए हम नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर बोलते हैं। फिर से सुनना, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जितने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उतने ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। जितने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है उतने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। जितने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है उतने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए एटम न्यूट्रल होता है। तो फिर एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर क्यों नहीं बोल सकता सुनील भी हमें? अरे मेरे भाई, अगर फॉर एग्जांपल सोडियम की बात करूं, इसमें अभी क्या है, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन है। ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो बार बार तुम्हारी एटॉमिक नंबर चेंज होगी, लेकिन एटॉमिक नंबर को अगर फिक्स रखना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर रखना है। लेकिन मेरा मेन कंसेप्ट ये नहीं, मेरा मेन कंसेप्ट ये है कि सुनील भैया एटॉमिक नंबर याद हो गया 1 से लेके 20 तक, ये यानी इसका मतलब 20 तक प्रोटॉन हो गए, 20 तक इलेक्ट्रॉन हो गए। न्यूट्रॉन कैसे याद करूं? इधर देखो 2 4 5 6 6 7 8 10, ये डिफिकल्ट टू रिमेंबर है। दिस इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर। ये क्या है? डिफिकल्ट टू रिमेंबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफिकल्ट टू रिमेंबर है, तो इसकी वजह से आप क्या मास नंबर को याद कर पाओगे? विल यू बी एबल टू रिमेंबर मास नंबर थ्रू दिस? क्या आप यहां पर याद कर पाओगे मास नंबर? क्यों भैया, एटॉमिक नंबर तो याद कर लिया हमने। अरे बेटा, एटॉमिक नंबर क्या होता है मुझे बताओ। सुनील भैया, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये तो सीक्वेंस में है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 सीक्वेंस में है ना। क्या ये सीक्वेंस में है? नहीं। और मास नंबर अगर निकालना है
तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को ऐड करना पड़ेगा। क्या तुम ये ऐड करने के लिए याद करोगे क्या? सुनील भैया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जब ऐड करेंगे तभी तो मास नंबर आएगा। बिल्कुल सही। तो तुम क्या बैठ के यहां पे याद करोगे क्या कि न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसमें? चलो, मुझे इस केस में याद है कि मान लो इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये 20 आएगा, और इसकी बात करूंगा तो ये कितना आएगा? ये बेसिकली हमारे पास आएगा 20 आएगा। आप बोलोगे कैसे लिखा? ये मैं बता दूंगा अभी कैसे लिखा। इसका जो मास नंबर आएगा वो कितना आएगा? ये आएगा। अब एक ट्रिक मैं ओरली दिमाग में चला रहा हूं, एक ट्रिक तुम्हारे को इस ट्रिक की नीड समझ में आएगी। एटॉमिक नंबर पोटेशियम का 19, तो इसका मास नंबर हो जाएगा 2 इंटू 19 यानी 19 टू 38 प्लस 1 39, 39 माइनस 19 यानी कि 20। अब ये मैंने 20 कैसे लिखा ये आपको जादू बताऊंगा, लेकिन आपको इतनी बात समझ में आ गई कि सुनील भी एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स याद हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स याद हो जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स याद नहीं होंगे, और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स याद नहीं होंगे तो मास नंबर याद नहीं होगा। तो इसको याद करना तो मुश्किल है ना, ये तो याद करना मुश्किल है, ये याद करना मुश्किल है। इसके लिए आपको ट्रिक बताऊंगा। तो आपको यहां पर मैं एक ट्रिक बता दूं, ट्रिक टू रिमेंबर द मास नंबर ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। अब इस ट्रिक से आप पहले 20 एलिमेंट का मास नंबर याद कर सकते हो। देखो कैसे कैसे। सबसे पहले आपको यहां क्या लिखना है? ऑड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज Z। इवन एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू Z, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ऑड वाले यहां लिखो, इवन वाले यहां लिखो 20 तक। जो भी ऑड एटॉमिक नंबर है ऊपर लिखो, इवन एटॉमिक नंबर वालों को नीचे लिखो। पहले एक्सेप्शन बता देता हूं। अगर आप बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर भी 1 है। जब हम यहां पर मोस्ट कॉमन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, प्रोटियम, ठीक है। एंड दूसरा आर्गन की अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक नंबर 18 है और इसका मास नंबर जो है वो है 40। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, मास नंबर 40 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 1 है। तो ये एक्सेप्शन लगा दिया, ठीक। तो बाकी सबके एटॉमिक नंबर यहां पे लिखोगे। ऑड एटॉमिक नंबर कहां से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा। 1 तो यहां चला गया, बचा 3। 3 के बाद ये 4 कैसे आ गया यहां पे? बताता हूं। 3 के बाद 5, 7 चला गया यहां पे। क्यों गया मैं बताऊंगा। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 4 इधर गया हुआ है, 6 यहां से 7 इधर आया हुआ है। ये क्यों आया मैं बताऊंगा अभी। 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 वहां है, 20 यहां है, ठीक है। एक छोटा सा चेंज हमने यहां पर क्या किया है वो मैं आपको बताता हूं। एक्सेप्शन तुम्हें 2 याद हो गए, एक्सेप्शन याद हो गए, 2 एक्सेप्शन याद हो गए, हां। अब ये जो 4 है ना यहां पे, ये ऑड एटॉमिक नंबर वाला, इसको मैं यहां ले आया हूं, और ये जो 7 है इसको मैं यहां ले आया हूं। मतलब यहां से जो 4 था मैं इसको यहां ले गया, और यहां से जो 7 था मैं इसको यहां ले आया, बस। बाकी सब सेम रहेगा। ऑड एटॉमिक नंबर में जो 1 था वो तो वहां था, इवन एटॉमिक नंबर का 18 जो था वो यहां था। ये आपका एटॉमिक नंबर, ये आपका एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर, ये मास नंबर। तो 1 और 18 वाला वहां चला गया, जी भैया। अब यहां पर मैंने क्या किया कि जो यहां पर 4 वाला था इसको मैं ऑड में ले गया और यहां के 7 वाले को इवन में ले आया, ठीक है। अब लगाऊंगा मैं एक ट्रिक, और ट्रिक से बनेगी चीजें आसान। अब ट्रिक देखो क्या लगानी है। इसका अगर आपको मास नंबर निकालना है तो 2Z प्लस 1 की ट्रिक लगानी है, और यहां पे ट्रिक लगानी है 2 इंटू Z। सीधा इसका मास नंबर आ गया, काम खत्म। अगर आप यहां पे 2Z प्लस 1 लगाओगे, इनका मास नंबर, इधर लगाओगे 2Z, ये मास नंबर। अब देखो करके दिखाता हूं तो मजा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एटॉमिक नंबर उठाता हूं Z, मैं एटॉमिक नंबर उठाता हूं 11। 11 एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट का है? 11 एटॉमिक नंबर है हमारे सोडियम का, और सोडियम का सिंबल होता है सुनील भैया Na। मैं आपसे पूछता हूं मास नंबर क्या होगा, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? 11 ऑड है या इवन है? ऑड है। ऑड के लिए ट्रिक क्या बताई? 2Z प्लस 1। तो 2Z प्लस 1 यानी यहां पर लगा दूंगा 2 इंटू Z प्लस 1 लगा दूंगा, तो 22 प्लस 1 23 आंसर आएगा। मास नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। 23 आएगा। अब देखो वेरीफाई कर लेते हैं। सोडियम
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11, ये 12, ऐड करो तो कितना आ रहा है मास नंबर, ये कितना आ रहा है मास नंबर, इन दोनों को अगर मैंने ऐड किया कितना आएगा, 23 आएगा। अग्रीड हो क्या, सारे के सारे अग्री कर रहे हो क्या? 11 + 12 23 आएगा, मेरी ट्रिक से डायरेक्ट 23 आ गया। दूसरा करो, ये पहला था, दूसरा फॉर एग्जाम्पल उठाता हूं एटॉमिक नंबर यानी कि Z, ये उठाता हूं 7, एटॉमिक नंबर 7 किस एलिमेंट का होगा, ये हो जाएगा सुनील भैया नाइट्रोजन का, सिंबल होता है नाइट्रोजन का N। उसके बाद मास नंबर क्या हो जाएगा, मास नंबर हो जाएगा मेरे पास A, एटॉमिक नंबर 7 यानी बेसिकली मेरे पास क्या हो गया, ऑड हो गया, लेकिन मैंने बोला था इसके लिए E1 वाला नंबर लगेगा। एटॉमिक नंबर 7 भले ही ऑड है लेकिन इसके लिए ट्रिक ये वाली लगेगी, ये देखिए ट्रिक ये वाली लगेगी, तो ये हो जाएगा 2 × 7, ये हमारे पास हो जाएगा 14, 14 आंसर आएगा। अब देखो नाइट्रोजन का यहां पर कैलकुलेट करके देखो, नाइट्रोजन नंबर ऑफ प्रोटॉन 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7, ऐड कर दो कितना आंसर आएगा, ये आएगा 14। ठीक है, इस तरीके से मास नंबर निकालते हैं। मजा आ रहा है क्या दोस्त, मजा आ रहा है क्या दोस्त, मजा आ रहा है जी भैया, मजा आ रहा है। एक और निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूं कि एटॉमिक नंबर यानी कि जो Z है वो मेरे पास 19 है, तो जब 19 है तो मेरे पास जो एलिमेंट हो जाएगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा पोटेशियम, और पोटेशियम का सिंबल होता है मेरे पास K। इसका जो मास नंबर हो जाएगा दैट इज A। अब यहां पर ये 19 है, 2Z + 1 लगेगा, 2 × 19 + 1, ठीक है ना, तो 19 2 जा कितना होता है, 19 2 जा 38 होता है ना, 9 2 जा 18, 8 कैरी ऑन 1 2 1 जा 2 3, 38 + 1 कितना हो गया, 39 हो गया। अब देख बेटा, ध्यान से देखो बेटा, ये 19 + ये 20 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, 39। फील दिला पा रहा हूं क्या, मजा आ रहा है क्या, फील दिला पा रहा हूं केमिस्ट्री का, प्रॉपर फील आ रहा है भैया जी, आ रहा है। ठीक है, एक बात याद रखना यहां पर, एक बात याद रखना, ये दोनों के दोनों नंबर है, Z and A are numbers and hence they don't have any unit। इनकी कोई यूनिट नहीं है। पता चला तुम मास नंबर में यूनिट लगा रहे हो तो याद रखना इनकी कोई यूनिट नहीं है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। मैं आपसे पूछता हूं एनडीए 2014 पेपर 1 का ये सवाल, अरे भाई एनडीए 2014 पेपर 1 का ये सवाल फटाफट से करेंगे एनडीए 2014 पेपर 1 का ये सवाल जल्दी से करेंगे। तो क्या है, द मास नंबर ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय, जल्दी से बताएंगे, द मास नंबर ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय, क्या होता है, द मास नंबर ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय, मास नंबर इज बेसिकली हमारे पास होता है A, इट इज डिटरमाइंड बाय एडिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, गलत है, एडिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये तो ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गलत है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओनली ये भी गलत है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओनली होता है एटॉमिक नंबर, ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज ओनली द नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी Z। तो बचा क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मजा आ गया मेरे भाई, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा D। उसके बाद एनडीए 2010 पेपर 1 फटाफट से सॉल्व करेंगे, है ना। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दिस पर्टिकुलर एलिमेंट इज, स्क्रीन को पॉज करके आंसर करना। देखो बेटा, अगर ये एल्यूमिनियम है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर ये, मास नंबर ये, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर ये, मास नंबर ये। अब मुझे पता है मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर मेरे पास हो जाएगा 27, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे 13, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे n।
तो ये बेसिकली मेरे पास हो जाएगा 14 इज इक्वल्स टू n। 27 माइनस 13 इज इक्वल्स टू 14। देख रहे हो ना, मास नंबर 27 है, एटॉमिक नंबर 13 है, प्लस n, तो ये कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। सो बेसिकली 14 इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? 14 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? इजी लग रहा है? मजा आ रहा है? जी भैया। CPMT 1986, MPPMT 1986, विच प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज अ होल नंबर? इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी हमेशा होल नंबर होगा? मतलब वो प्रॉपर्टी फ्रैक्शनल नहीं होगी, डेसिमल नहीं होगी। क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट फ्रैक्शनल होता है, डेसिमल होता है, ये तो गलत है। इक्विवेलेंट वेट भी गलत है, एटॉमिक नंबर सही है। ठीक है जी भैया। अब यहां तक अगर सब कुछ समझ में आ जाए तो एक बार कमेंट सेक्शन में आए भैया जरूर से लगा देना कि यार सुनील भाई मजा तो आ रहा है, यार सुनील भाई ओपी मजा आ रहा है, फुलटूज मजा आ रहा है। आए भैया लगाते जाना, बहुत बढ़िया। यहां तक मजा आया? एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्लियर हो गया? सवाल लग गए जी। अब आए एटॉमिक मास खेले, एटॉमिक मास के मॉडर्न कंसेप्ट पे खेले। आपको पता है मॉडर्न कंसेप्ट में एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? इसको मेजर किया जाता है यूजिंग मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, मेजर्ड यूजिंग मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है ना, इसके थ्रू इसको मेजर किया जाता है, यानी कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू एटम के मास को मेजर किया जाता है। ये एटम का मास है क्या? क्या है एटम का मास? परेशान कर दिया। तो सरल सी अंडरस्टैंडिंग लो ना यार। एटम का मास, एटम का मास का मतलब क्या हुआ सुनील भैया? मतलब मास ऑफ एन एटम। अरे एक एटम के मास को ही तो हम एटॉमिक मास कहेंगे। और एटम का मास किससे बनता है भाई? अगर मुझे एटम का मास निकालना है, मान लो मेरे शरीर का मास निकालना है, तो सारे हाथों का, उंगलियों का, दिमाग का, सारे शरीर के कंपोनेंट्स का जो वजन होगा, जो मास होगा, वही होगा ना मेरे ओवरऑल बॉडी का मास। तो नॉटी बॉय हो ना, कहोगे ना भैया वो तो वेट होता है। हाँ भाई वेट होता है बस। चलो, तो जो मास ऑफ एटम है वो कैसे निकलेगा? मास ऑफ एटम कैसे निकलता है भाई? एटम के अंदर क्या है? बोले एटम के अंदर है बेसिकली प्रोटॉन। अच्छा, और क्या है? बोले न्यूट्रॉन। तो जो मास होगा प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, प्लस इलेक्ट्रॉन का, प्लस न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी भी आती है। लेकिन मैं आपको एक बढ़िया बात बता दूं, ये इन दोनों के कंपैरिजन में ये बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। इसीलिए बहुत सारे लोग इसको इग्नोर भी कर देते हैं। हम इसको उसी तरीके से इग्नोर करते हैं जैसे हमारा क्रश हमें इग्नोर करता है। जिस प्रकार होगा ना, कभी कोई जीवन में आकर्षित हो जाते हैं, जीवन में, हाँ मैं भी होता था आकर्षित, हो ही जाते हैं, इंसान है, मनुष्य है, आकर्षित हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से मेरी क्रश मुझे इग्नोर करती थी, उसी प्रकार से केमिस्ट्री में आपको इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को नेग्लिजिबल कंसीडर करके इग्नोर करना है। जैसे आपको आपकी क्रश इग्नोर मारती है जब आप एटॉमिक मास में मास ऑफ एन एटम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसी प्रकार आपको इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को नेग्लिजिबल कंसीडर करते हुए इग्नोर मारना है। ठीक है जी। तो अब ये निकलता कैसे, आप ये समझिए। एटॉमिक मास यानी कि एटम का मास, यानी एटम का द्रव्यमान, जो जितना मास उसमें प्रोटॉन का होगा, न्यूट्रॉन का होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है, उससे क्या बनता है? एटॉमिक मास। मेजर करते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो ये वैल्यूज कैसे दिखती है पहले वो देखो थोड़ा। ऐसे दिखती है वैल्यूज, तुम्हारी किताब में रिलेटिव वैल्यूज लिखी है, ये है एक्चुअल एटॉमिक मास की वैल्यूज। आप गूगल पे वेरीफाई कर लेना अगर मैं कोई भी बात बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं मेरा कंसेप्ट किताब के कंसेप्ट से अलग हो सकता है, लेकिन ये सत्य कंसेप्ट है, यही दूंगा मैं। अब देख लो भैया, ये देखो एटॉमिक मास 1.008, 4.002, 6.94, 9.01, 10.81, ये देखो सारा का सारा डेसिमल या फ्रैक्शनल में है। तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि ऐसा क्यों है? आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताओ मेरे को, दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एटॉमिक मास का मॉडर्न कंसेप्ट है, हर एटम का एटॉमिक मास फ्रैक्शनल या डेसिमल में होता है। तो तुम्हारे दिमाग में सवाल आना चाहिए, व्हाई दिस वैल्यू इज फ्रैक्शनल, व्हाट इज दिस? बेटा दिस इज एटॉमिक मास। पर ये फ्रैक्शनल क्यों है? भैया हमें तो किसी ने बताया नहीं फ्रैक्शनल क्यों है। एक स्पेशल कैटेगरी बना देते हैं, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास, वो बता देते हैं। ऐसा नहीं होता, गलत है वो, गलत।
सही कंसेप्ट अब मैं बताऊंगा, सुनना। हाँ सही, सीधा ओपनली बोल रहा हूं, गलत है वो। मैं भी कहीं रिसर्च करके आया हूंगा ना, मेरे को भी कुछ पता होगा, तभी तो बोल रहा हूं कि वो जो लिखा है गलत। क्यों गलत है? पार्शियली सही है, पूरा सही नहीं है। अब सुनोगे समझ में आएगा। अब अगर तुम्हें सबसे पहले एटॉमिक मास को समझना है तो सबसे पहले आइसोटोप्स को समझो। हल्का हल्का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आइसोटोप्स का। आइसोटोप्स में जो रूट वर्ड है आइसो, इसका मतलब है कि ये जब भी यूज किया जाता है इसका मतलब है कोई चीज इक्वल है या कोई चीज सेम है। आइसो शब्द का मतलब होता है जब कोई चीज सेम है या कोई चीज इक्वल है। When something is equal or something is same, we use the word iso. तो आइसोटोप में क्या सेम या इक्वल है, आइए जानते हैं। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट के एटम्स हैं। सेम एलिमेंट के एटम्स है तो मैंने आपको बताया था एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे सबका एटॉमिक नंबर सेम होगा। यस, इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। So isotopes are the atoms of the same element having the same atomic number, लेकिन different mass number, different mass number. जैसे क्लोरीन 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 17 क्लोरीन 17, ये दोनों के दोनों क्लोरीन एलिमेंट के एटम्स है। ये दोनों के दोनों, these are the atoms of the same element। भाई ये दोनों के दोनों क्लोरीन के एटम्स है, एटॉमिक नंबर 17 है। इसका मास नंबर देखो, इसका मास नंबर देखो। ये तीनों कार्बन के एटम्स है, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर देखो। तो क्या सेम है और क्या डिफरेंट है? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर। तो आइसो शब्द यहां पर यह बता रहा है कि कुछ सेम या इक्वल है। सो इन आइसोटोप्स द एटॉमिक नंबर इज सेम। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं भाई? एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं बहुत सारे, तो इन सबका एटॉमिक नंबर सेम होगा। लेकिन यहां पर ऐसा हो सकता है कि कुछ एटम्स ऐसे हो उस एलिमेंट का जिनका मास नंबर अलग हो, इन्हें हम कहते हैं आइसोटोप्स। अब इनको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो भी सिखाता हूं। वैसे तो मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत अच्छे से ये बताऊंगा, लेकिन आपको हल्का हल्का यहां पर इसके रिप्रेजेंटेशन का मैं आइडिया देता हूं। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? अब एलिमेंट एक्स क्लोरीन 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 क्लोरीन, एटॉमिक नंबर Z, दोनों के दोनों सेम एलिमेंट के एटम्स है ना, तो दोनों का केमिकल सिंबल सेम होगा, दोनों का एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। क्या डिफरेंट है बेटा? इनका मास नंबर, यानी अगर मान लीजिए इसका मास नंबर A है तो इसका मास नंबर A डैश होगा। अब आप ध्यान से देखो, क्लोरीन क्लोरीन केमिकल सिंबल क्लोरीन क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17 17, मास नंबर अलग है। आप सोच रहे हो मास नंबर अलग क्यों है? देखो मास नंबर क्या होता है, बोले मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहां पे मास नंबर अगर A डैश है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम रहेंगे Z, ये तो सेम ही रहेगा Z। तो इसका मतलब अलग क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग है। A इज इक्वल्स टू Z प्लस N, मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 और 17, यहां भी 17 यहां भी 17। लेकिन यहां पर ऑब्वियसली अगर A इज इक्वल्स टू Z प्लस N है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, यहां भी अगर मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो दोनों का अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, लेकिन ये डिफरेंट होंगे, N और N डैश होगा, इसी वजह से A और A डैश आया। ये तो समझदारी की बात है ना। हाँ, तो ये हल्का हल्का तुम्हें मैंने आइसोटोप के बारे में समझा, इसके बारे में डिटेल इंट्रोडक्शन में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में दूंगा, इसीलिए लिखा ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू आइसोटोप्स। तो जैसे कि ये तुम्हारे क्या है एग्जाम्पल्स, देखो क्लोरीन, ये देखो बेटा क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, ये क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, क्लोरीन क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक नंबर 17, ये मास नंबर कितना हो गया? मास नंबर 35 और मास नंबर 37। उसी प्रकार से कार्बन के ये देखिए 12 13 14, पर तीनों कार्बन के ही एटम्स हैं, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम हो जाएगा। एक एलिमेंट के सारे एटम्स का एटॉमिक नंबर हमारे पास
सेम होता है। तो ऐसी स्पीशी को हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। अब मेरे एटॉमिक मास को समझाने के लिए जो सबसे पहली चीज थी वो मैंने बता दी। अब मैं दूसरी चीज बताऊंगा, वेटेड एवरेज। मैं कह रहा हूं इस तरीके से तुमने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन रियल कंसेप्ट यही है, ध्यान से सुनना। सो व्हाट इज एटॉमिक मास? इट इज नथिंग बट द वेटेड एवरेज ऑफ मासेस ऑफ ऑल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। यानी कि वेटेड एवरेज जब आप कर देंगे किसका? मासेस ऑफ ऑल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स आपके पास हैं, एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स आपके पास हैं, उनके मासेस का वेटेड एवरेज निकालेंगे तो एटॉमिक मास आएगा। क्या होता है ये? क्या होता है वेटेड एवरेज? पार्ट बाय पार्ट समझना। ये इतनी छोटी सी एक लाइन आपके पूरे कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए काफी है। तो सबसे पहले वेटेड एवरेज समझना। सो लेट्स एनालाइज द बिलो पॉपुलेशन टू अंडरस्टैंड दिस। वेटेड एवरेज समझने के लिए इसको समझो थोड़ा। मान लो मेरे पास क्या है, यहां पर टोटल क्या है, 95 लड़कियां हैं एक पॉपुलेशन में, और हर लड़की का वजन क्या है, 100 किलोग्राम ईच। मेरे पास एक जनता है जिसमें मेरे पास 95 लड़कियां हैं और हर लड़की का वजन 100 किलोग्राम है। ध्यान से सुनना, वेटेड एवरेज क्या होता है? नॉर्मल एवरेज नहीं है ये, वेटेड एवरेज है। जिसकी जितनी इज्जत है, जिसकी जितनी क्वांटिटी, उसको उतनी इज्जत मिलेगी। 95 लड़कियां हैं, हर लड़की का वजन 100 किलोग्राम है, और मेरे पास जो बालक है वो सिर्फ और सिर्फ 5 बालक है, और हर एक बालक 300 किलोग्राम का है, 300 किलोग्राम ईच। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसका व्हाट इज वेटेड एवरेज? मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज वेटेड एवरेज? अब अगर तुम इसको नॉर्मल तरीके से निकाल रहे हो तो तुम गलती कर रहे हो। मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि मेरे पास 95 लड़कियां हैं जिनका हर एक लड़की का वजन 100 किलोग्राम है, और 5 लड़के जिसमें हर एक लड़के का वजन 300 किलोग्राम है, तो इस पूरी पॉपुलेशन का मुझे वेटेड एवरेज दो या एवरेज दो। एवरेज का मतलब समझते हो ना, कि वो वैल्यू जो मैं सबके ऊपर अप्लाई कर दूं। जैसे कि 95 लड़कियां, हर लड़की का वजन 100 किलोग्राम, 5 लड़के, हर लड़के का वजन 300 किलोग्राम। तो जब मैं एवरेज निकालूंगा तो वो वैल्यू जो मैं पूरी पॉपुलेशन के हर एक एंटिटी पे अप्लाई कर सकूं, उसे एवरेज कहते हैं। जैसे मैंने गाड़ी चलाई, कभी 20 किलोमीटर पे, कभी 40 पे, कभी 60 पे, कभी 100 पे, कभी 120 पे, उस पूरी जर्नी का अगर मैं एवरेज निकालूं तो एवरेज वो वैल्यू होती है जिससे कि मैंने पूरी जर्नी को ट्रेवल किया। अब मैं तुमसे पूछता हूं इसका वेटेड एवरेज क्या होगा? तो भाई ये मत कर देना मेरे सामने, ये मत कर देना कि भैया 100 किलोग्राम प्लस 300 किलोग्राम बाय 2 इज इक्वल्स टू 400 बाय 2, तो 200 किलोग्राम। 100 प्लस 300 बाय 2, 400 बाय 2, 200 किलोग्राम। ये 100% गलत है, ये एवरेज गलत है। मैंने वेटेड एवरेज बोला ना, तुम नॉर्मल एवरेज क्यों निकाल रहे हो? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये एवरेज तो गलत है। वेटेड एवरेज क्या होता है, थोड़ा वो समझो। वेटेड एवरेज में अगर किसी चीज का नंबर दे रखा है, सो उस चीज का नंबर या उसका परसेंटेज या उसका अबुंडेंस आपको कंसीडर करना पड़ता है। कंसीडर नंबर, परसेंटेज और अबुंडेंस व्हाइल कैलकुलेटिंग एवरेज। जब आप एवरेज निकाल रहे हैं बेटा, तो आपको उस चीज के नंबर को, परसेंटेज को, अबुंडेंस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मेरी बात समझ में आ रही है क्या? एम आई एबल टू एक्सप्लेन दिस? मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अरे भाई क्लियर है क्या बात? तो क्या यह बात बिल्कुल सही है क्या कि मैं ऐसे एवरेज निकालूं? एक बात बताओ, 100 लोगों की पॉपुलेशन में 95 लड़कियां हैं, हर लड़की का वजन 100 है, और 5 लड़के जिनका वजन 300 है, तो जो एवरेज है वो मेजॉरिटी की तरफ में नहीं आना चाहिए, मतलब 100 के पास में नहीं होना चाहिए। जो एवरेज वैल्यू सबको असाइन होने वाली है वो 100 के पास में नहीं आनी चाहिए। मतलब तुम दिमाग लगा के सोच के देखो, एवरेज वाली 200 किलोग्राम, मतलब हर एक लड़की और लड़के को तुमने 200-200 किलोग्राम दे दिया,
कि इसका भी 200, इसका भी 200, इसका भी 200, इसका भी 200, इसका भी 200। कितनी लॉजिकल बात है। लेकिन अगर तुम इस पूरी पॉपुलेशन का एवरेज लेते समय इनके इंडिविजुअल नंबर्स को वैल्यू दोगे, 95 लड़कियों को 100 किलोग्राम, 5 लड़कों का 300 किलोग्राम, फिर एवरेज निकालो, तो ये वो वैल्यू आएगी जो सबके ऊपर डिवाइड करते समय तुम्हें गलत भी नहीं लगेगा। एग्जाम्पल, अब इसका अगर मैं वेटेड एवरेज निकालता हूं, यहां पर अगर मैं इस पॉपुलेशन का वेटेड एवरेज निकालूंगा, तो देखिए मुझे उसको, जो चीज जितनी है मुझे उसको उतनी इज्जत देनी है। ये हम तब यूज करते हैं, अगर मैं 100 प्लस 300/2 तब यूज करता जब 50% तो 100 लड़कियां होती और 300 वाले जो होते हैं वो भी 50% पॉपुलेशन, मतलब दोनों बराबर होते। तो मिड वाली वैल्यू सही है कि भाई 50 लड़कियां 50 लड़के हैं, दोनों में क्या किया, 100 प्लस 300/2 कर दिया, हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है ना। अब 95 लड़कियों का वजन कितना है, देखिए 95 लड़कियां कह रही हैं कि भैया हमारा वजन तो क्या है 100 किलोग्राम है, और 300 किलोग्राम वाले कितने बालक हैं भैया, 5 बालक हैं। यही है ना भाई, 5 बालक है, जो टोटल वजन कितना है 300 किलोग्राम। टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 100 लोगों की पॉपुलेशन है। तो ये क्या हो जाएगा 9500 प्लस ये हो जाएगा 1500 बाई हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 और ये 11,000 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा 110 किलोग्राम। ये हुआ वेटेड एवरेज। तो जो चीज जितनी प्रेजेंट है आपको उसको उतना ही कंसीडर करना पड़ेगा। 95 लड़कियां थी, हर लड़की का वजन 100 किलोग्राम था। 5 लड़के थे, हर लड़के का वजन 300 किलोग्राम था। 95 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 100, आंसर आएगा 110 किलोग्राम। यानी पर बंदा, जो पूरी पॉपुलेशन है उसमें हर एक बंदे को या बंदी को मैं 100 किलोग्राम 110 किलोग्राम का वजन दे सकता हूं। समझ में आया वेटेड एवरेज। अब यही चीज अगर परसेंटेज के फॉर्म में है तो ऐसे करना, अगर ऐसे आ गई तो भाई 95% पॉपुलेशन लड़कियों की है, 5% पॉपुलेशन लड़कों की है, वेट ऑफ ईच परसेंट 100 किलोग्राम है, यहां पर वेट ऑफ ईच परसेंट 300 किलोग्राम है। यानी एक पॉपुलेशन में 95% आपके पास लड़कियां हैं और 5% लड़के हैं, ये 100 किलोग्राम और ये 300 किलोग्राम। दिमाग लगाने वाली बात है, एवरेज किसके पास में आएगा, जिसकी मेजॉरिटी होगी पॉपुलेशन में। तो हम इसको कैसे निकालेंगे भाई साहब, 95% इंटू 100 प्लस 5% इंटू 300। अब परसेंट को हटाना है तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। 95 इंटू 100 बाय 100 प्लस 5 इंटू 300 बाय 100। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, ये बेसिकली हो जाएगा 95 प्लस 15। तो ये बेसिकली हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 110 किलोग्राम। 110 किलोग्राम आएगा। तो अगर यही चीज अगर ऐसे परसेंटेज के फॉर्मेट में दे रखी है तो आपको वेटेड एवरेज कैसे निकालना है। अरे भाई 95% इंटू 100, 5% इंटू 300, तो ये वेटेड एवरेज निकालने का तरीका है। अरे जिसका जितना परसेंटेज दे रखा है उसको उतनी वैल्यू देनी है। 95 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 300, तो वैल्यू आएगी 110 किलोग्राम। या अगर ये ऐसे दे रखा होता तब भी आंसर क्या आएगा, 110 किलोग्राम। वेटेड एवरेज समझा पा रहा हूं, जो चीज जितनी दे रखी है उसको उतना ही कंसीडर करना है। ये तब लगाओगे, ये वाला कंसेप्ट तब लगाओगे, ये मार्क कर देता हूं, ये वाला कंसेप्ट कब लगाओगे, ये कंसेप्ट तब लगाओगे व्हेन 50% वर गर्ल्स एंड 50% वर बॉयज। ये तो आप तब लगाते जब 50% लड़के होते और 50% लड़कियां होती, बराबर होता, तब लगाते। लेकिन यहां पर क्या है, 95% तो लड़कियां हैं और 5% लड़के हैं, तो ये वेटेड एवरेज लगा। अब यही चीज तुम्हें एलिमेंट्स के एटॉमिक मास निकालते समय कैलकुलेट करनी होती है कि वेटेड एवरेज निकालोगे किसका, मासेस ऑफ ऑल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। यानी कि समझो तुम्हारे पास एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट के क्या है, आइसोटोप्स है ना। तो इन आइसोटोप्स के पास अलग अलग मासेस होंगे, डिफरेंट मासेस होंगे। तो इन डिफरेंट मासेस का तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वेटेड एवरेज निकालोगे। भाई जो चीज जितनी है उसको उतना वेट करा और उसके बाद एटॉमिक मास निकलेगा। मेरा पॉइंट समझ में आया सभी को, मेरा पॉइंट क्लियर हुआ। एक एलिमेंट है फॉर एग्जांपल क्लोरीन,
उसके आइसोटोप है क्लोरीन का 17 से 35 और दूसरा आइसोटोप है 17 से लेके 37। अगर दोनों 50-50% अवेलेबल हो तब तो 35 प्लस 37 बाय 2 करके अपन एवरेज निकालेंगे। लेकिन अगर उनकी अबुंडेंस अलग अलग हो तो जैसे 75% क्लोरीन का 35 वाला एटम है, 25% क्लोरीन का 37 वाला एटम है, तो वेटेड एवरेज नहीं निकालना पड़ेगा। तो अगर एक एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स का डिफरेंट मास है, इन डिफरेंट मासेस का वेटेड एवरेज करेंगे तो एटॉमिक मास आएगा। सिंपल सी बात है, मैं भी प्रूफ करके दिखाता हूं, आपको मेरी बात समझ में भी आएगी। आपको मैं ये चीज लाइव करके दिखाता हूं, आपको समझ में आएगी, ध्यान से देखना। अब देखो क्लोरीन का मास 35.5 कैसे आया, सभी कंफ्यूज होते हैं कि 35.5 कैसे आया। अब आप मेरी बात को सुनोगे तो आपको समझ में आएगा, वेटेड एवरेज समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना, मैंने एक रैंडम सैंपल उठाया क्लोरीन का जिसमें कुछ ऐसे एटम्स थे। ये था मेरे पास यहां पर क्लोरीन का एटम जिसका मास है 35। ये भी मेरे पास क्लोरीन का एटम है जिसका मास है 35। ये भी मेरे पास क्लोरीन का एटम है जिसका मास है 35। अब मैंने एक रैंडम सैंपल उठाया है और ये मेरे पास क्लोरीन का एटम है जिसका मास है 37। अब मैंने हवा से एक रैंडम सैंपल क्लोरीन का कलेक्ट किया, एक रैंडम सैंपल मैंने क्लोरीन का उठाया, एक रैंडम सैंपल मैंने क्लोरीन का कलेक्ट किया। ध्यान से सुनना, क्लोरीन 17 to 35 कितना परसेंट है इस पॉपुलेशन का? 75% है। और क्लोरीन 17 से लेकर 37 इस पॉपुलेशन का कितना है? 25% है। सुनील भाई बहुत बढ़िया। यानी ये तुम्हारे पास 75%, ये तुम्हारे पास 25%। अब तुम्हारा दिमाग क्या कह रहा है? मैं अगर तुमसे इस पॉपुलेशन का एवरेज वजन पूछूं तो क्या होगा? तुम्हारे पास एक क्लोरीन का रैंडम सैंपल है, उसमें क्लोरीन के 17 से 35 वाले एटम्स 3 है और 17 से 37 वाला 1 है। मैं पूछता हूं मुझे क्लोरीन का मास बताओ, तो ऐसे तो नहीं बताओगे ये 35 35 35 ये 37, एवरेज बताओगे ना, जो तुम हर एक एटम को असाइन कर सकते हो। खुद दिल से बताओ, मैं तुम्हें एक रैंडम सैंपल क्लोरीन का सौंपता हूं तो तुम जो मुझे वैल्यू बताओगे वो एक एवरेज वैल्यू होगी ना, जो हर एक एटम पे अप्लाई होगी। या ऐसे बताओगे जो कोने वाला है उसका 35 है, ये कोने वाला 35 है, ये कोने वाला 35 है, ये बीच वाला 37 है, ऐसे तो नहीं बताओगे, ऐसे तो नहीं बताओगे। एक सैंपल अगर तुमने उठाया, मैं बोलता हूं हाँ भैया क्लोरीन का मास कितना है, तो तुम एक वैल्यू बताओगे। एक वैल्यू कैसे बताओगे? एवरेज लेके तो बताओगे। अरे एक वैल्यू जो बताओगे एवरेज लेके बताओगे ना। तुमने गाड़ी चलाई, मैं तुमको बोलूंगा कि तुमने गाड़ी कितने पे चलाई, एवरेज वैल्यू क्या थी गाड़ी की, तुम बोलोगे 100 किलोमीटर पर आवर। ऐसे थोड़ी बताओगे, देखो भैया यहां से दिल्ली से स्टार्ट किया था, पहले 15 मिनट 20 पे चलाई, फिर 40 पे चलाई, फिर 60 पे, फिर 120 पे, फिर रुके, फिर 30। ऐसे तो नहीं बताओगे। पूरी जर्नी लगभग 100 से ट्रेवल करी, तो इस पूरे सैंपल में बोलूं कि भैया क्लोरीन का मास कितना है, तो तुम क्या करोगे? एवरेज निकालोगे ना इसका। कौन सा एवरेज? नॉर्मल एवरेज निकालोगे कि भाई 35 प्लस 37 बाय 2। सोच के देखो, इस पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा एटम्स किसके हैं? इस पॉपुलेशन में मेजॉरिटी एटम्स क्लोरीन का 35 वाला है और एक एटम 37 वाला है, तो जो एवरेज आएगा 35 वाले के पास में नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। वेटेड एवरेज नहीं निकलना चाहिए? बिल्कुल निकलना चाहिए। तो वेटेड एवरेज तुम किसका निकाल रहे हो? वेटेड एवरेज ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। तो वेटेड एवरेज हम किसका निकाल रहे हैं? वेटेड एवरेज ऑफ मासेस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। वेटेड एवरेज ऑफ मासेस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। तो यहां पे क्लोरीन के जो दो आइसोटोप्स थे Cl 17 से 35 और 37, इनके मासेस का वेटेड एवरेज हम लेंगे, वो क्लोरीन का मास होगा। अगर ये रैंडम सैंपल मैंने तुम्हें दिया और बोला क्लोरीन का मास क्या होगा, तो तुम इसका एक एवरेज निकाल के मुझे वैल्यू दोगे ना। वो एवरेज जो निकाल रहे हो वो वेटेड एवरेज है। सो वेटेड एवरेज तुमने किसका निकाला? तुमने वेटेड एवरेज निकाला ऑफ द मासेस ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। तो तुमने बोला ये 75% है 25%, तो तुम यहां पर क्या निकालोगे? तुम कहोगे कि यहां पर ये 75 या 25 है, तो यहां पर वेटेड एवरेज निकलेगा। यानी जिस चीज का जितना परसेंटेज है हम उसको उतना कंसीडर करेंगे। तो वेटेड एवरेज में क्या हो जाएगा? अब देखो 75% जो पॉपुलेशन है वो हमारे पास जिसका वजन है 35 वो है, और 25% पॉपुलेशन वो है जिसका वजन जो है वो है 37।
तो अगर आप परसेंटेज को हटाएंगे तो यह आ जाएगा 75 इंटू 35 बाय 100। उसी प्रकार से 25 इंटू 37 बाय 100। तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा, यह कटेगा तो 25 के टेबल से 3 और 4 और ये हो जाएगा 1 और 4। तो 35 इंटू 3 बाय 4 प्लस 37 इंटू 1/4। तो ये हो जाएगा 35 इंटू 3 प्लस 37 बाय 4। कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 35.5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 कैरी ऑन 1, 3 3 जा 9 और एक हो जाएगा 10। 105 प्लस 37 बटे में 4, ठीक है ना। 5 3 जा 15, 5 कैरी ऑन 1, 3 3 जा 9 और एक 10। 105 प्लस 37 बटे 4 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 35.5। तो यहां पर हमने क्या किया, व्हाट वी डिड हियर, हमने वेटेड एवरेज निकाला। किसका वेटेड एवरेज निकाला, किसका वेटेड एवरेज निकाला, वेटेड एवरेज हमने किसका निकाला, वी कैलकुलेटेड द वेटेड एवरेज ऑफ masses of isotopes of an element, masses of isotopes of chlorine, ठीक है ना। तो जो क्लोरीन के जो आइसोटोप्स थे उनका वेटेड एवरेज निकाला। वेटेड एवरेज यहां पे किस बेसिस पे होता है, वेटेड एवरेज होता है उसके अबुंडेंस के बेसिस पे, उसके नंबर के बेसिस पे, उसके परसेंटेज के बेसिस पे। तो वेटेड एवरेज यानी ये 75% था, ये 25% था। क्या क्लोरीन का 35 वाला 75% था और क्लोरीन का 37 वाला एटम 25% था। तो हमने क्या करा, वेटेड एवरेज निकाला ऑफ द मासेस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। ऐसे आता है भैया, दिस इज हाउ मासेस आर कैलकुलेटेड। तो जितने भी आप मासेस यहां पर देखते हो वो सारे के सारे क्या हैं, वेटेड एवरेज ऑफ मासेस ऑफ ऑल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। समझ में आ गई बात। चलो अब एक नॉलेज की बात तो मैं बताता हूं, यूनिट से रिलेटेड बातें तुम्हारे दिमाग में क्लियर करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंटर, अगर हम बात करें कि ऐसा यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, तो ऐसा यूनिट किसी भी मास की क्या है, किलोग्राम्स ही होगी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो, यह आईयूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से उठाई हुई बात है, ऑफिशियल आईयूपीएससी डॉक्यूमेंट से उठाया मैंने, ऑफिशियल आईयूपीएससी डॉक्यूमेंट। गूगल पे सर्च कर सकते हो, यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आईयूपीएससी केमिस्ट्री, उसमें जाके सर्च कर लेना, वहां से उठाया है। तो ये कहता है, ये डॉक्यूमेंट कहता है फंडामेंटल फिजिकल कांस्टेंट used as SI unit of atomic mass is U, that is unified atomic mass or the Dalton। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1U या जो 1 Dalton है वो एक फंडामेंटल फिजिकल कांस्टेंट है, बट ये एक ऐसा यूनिट की तरह यूज होता है एटॉमिक मास का। जब भी आप देखेंगे एटॉमिक मास तो उसके आगे यूनिट लगी होगी U या फिर लिखा होगा डेल्टन। आईयूपीएससी ने इसको अप्रूव किया हुआ है। ऐसी बहुत कम क्वांटिटीज हैं जो कि एक फिजिकल कांस्टेंट है लेकिन वो ऐसा यूनिट की तरह यूज होता है जैसे कि डेल्टन और यूनिफाइड मास। तो यहां पर वो बोलते हैं कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज आर यूज्ड एज यूनिट्स बिकॉज द नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट और कैलकुलेशंस इन दिस फील्ड मे बी सच दैट द रिजल्ट्स आर नेचुरली ऑब्टेन्ड इन सच टर्म्स एंड कैन ओनली बी कन्वर्टेड टू द एसआई यूनिट्स एट अ लेटर स्टेज। तो जब इनिशियली मास कैलकुलेशन हुई होगी सो दैट वाज डन इन द फॉर्म ऑफ यू और डेल्टन, लेटर ऑन वो कन्वर्ट करा गया किलोग्राम्स में, जो आपके सामने लिखा हुआ है, दैट इज 1 डेल्टन और 1 यू इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। तो इनिशियली यही वैल्यूज को हम यूज करते थे, तो इसीलिए आईयूपीएससी आज भी एटॉमिक मास की यूनिट को यूनिफाइड मास या फिर डेल्टन बोलता है। आप कहोगे हमारी एनसीईआरटी में तो एटॉमिक मास यूनिट लिखा है, 1961 में एटॉमिक मास यूनिट को यू से रिप्लेस कर दिया था। लिख देता हूं, एटॉमिक मास यूनिट दैट इज एएमयू was replaced with unified atomic mass U
इन 1961 बाय IUPAC। तो आपको बुक में अगर AMU दिखता है तो उसका मतलब यहां पर क्या है, U ही है। तो AMU की जगह आप U या फिर डेल्टन का इस्तेमाल कर सकते हैं। AMU की जगह आप U या फिर डेल्टन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एकदम हाई लेवल कंटेंट देख लो। तो ऐसा यूनिट तो इसकी किलोग्राम ही है, ऐसा यूनिट तो इसकी किलोग्राम है, लेकिन एक फंडामेंटल फिजिकल कांस्टेंट जो ऐसा यूनिट की तरह यूज होता है, ऐसी बहुत कम यूनिट्स है, उसमें से एक यूनिट तुम्हारी एटॉमिक मास की है, दैट इज यूनिफाइड मास और डेल्टन। इसको लेटर ऑन कन्वर्ट कर दिया गया था इन टर्म्स ऑफ SI। साथ ही साथ एटॉमिक मास यूनिट को रिप्लेस किया 1961 में विद U बाय IUPAC। ठीक है जी। अब ये छोटी छोटी बातें समझ लो। अगर किसी ने बोला क्लोरीन हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 35.5, यह 100% गलत है। क्लोरीन हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 35.5 U और 35.5 डेल्टन 100% करेक्ट है। किसी ने बोला बोरोन हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 10.8, 100% गलत है। बोरोन हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 10.8 U और 10.8 डेल्टन, ये बिल्कुल सही है। देखिए मैं छोटी छोटी बातों पे काम करता हूं, छोटी छोटी बातों पे काम करूंगा। अगर एटॉमिक मास लिखा है, सिर्फ यूनिट नहीं लगाई, गलत। एटॉमिक मास लगाए और U और डेल्टन लगाए तो सही है। अगर यूनिट नहीं लगाओगे तो रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा, ध्यान रखना। एटॉमिक मास है तो U और डेल्टन लगेगा। क्लियर है बात? जी सुनील भैया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ मास नंबर एंड एटॉमिक मास। क्या सिग्निफिकेंस है मास नंबर और एटॉमिक मास में? देखिए जो मास नंबर होता है यह बेसिकली होल नंबर क्वांटिटी होती है। एटॉमिक मास जो होता है यह बेसिकली फ्रैक्शनल क्वांटिटी होती है। यह कैसी है? होल नंबर क्वांटिटी है। यह कैसी है? फ्रैक्शनल क्वांटिटी है। मास नंबर क्या कहता है? गिव्स वैल्यू नियर टू एटॉमिक मास। यह एटॉमिक मास के आसपास की वैल्यू आपकी थ्रो कर देता है। यह एटॉमिक मास के बिल्कुल आसपास की वैल्यू आपकी थ्रो करता है। कौन? आपका मास नंबर। ठीक है ना, आपका मास नंबर इसके आसपास की वैल्यू को थ्रो करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 22.990 है हमारे पास, ये है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक मास ऑफ सोडियम ये आएगा 22.990। उसी प्रकार मास नंबर ऑफ सोडियम जो होता है वो कितना होता है? सोडियम का मास नंबर होता है 23। तो ये इंपॉर्टेंस है आपके मास नंबर की, आसपास की वैल्यू थ्रो करता है। सो मास नंबर इज अ होल नंबर क्वांटिटी, एटॉमिक मास इज अ फ्रैक्शनल क्वांटिटी। मास नंबर वैल्यू देता है एटॉमिक मास के आसपास की, ये 23, ये 22.990। ठीक है, क्लियर है बात? जी भैया। चलिए फटाफट से प्रीवियस ईयर के सवाल लगाएंगे, जल्दी से प्रीवियस ईयर के सवाल लगाएंगे। ये तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इट इज नॉट अ प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम, दिस इज जस्ट अ प्रैक्टिस प्रॉब्लम, इट इज अ प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो ये लेट्स प्रैक्टिस में आएगा। ठीक है, लेट्स प्रैक्टिस। वैसे ऐसा सवाल एनडीए में आया है, इसी साल आया एनडीए में, तो लेट्स प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? एनडीए वालों तुमको सवाल मिल गया, चलो सिमिलर सवाल, सिमिलर क्वेश्चन एनडीए 2024 के अंदर आया है पेपर 1 में। करो, स्क्रीन पॉज करके आंसर बताओ। व्हाट विल बी दी फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, या ओनली एटॉमिक मास आप लिख सकते हो। व्हाट विल बी दी, इसको कंफ्यूज होने के लिए हटा दो। व्हाट विल बी दी एटॉमिक मास ऑफ बोरोन विद 2 आइसोटोप्स, बोरोन 11 एंड बोरोन 10, दैट हैव द अबंडेंस ऑफ 80% एंड 20%। तो आपने बोरोन का एक सैंपल उठाया, उसमें 80% जो एटम्स हैं वो बोरोन 11 के हैं, 20% एटम्स बोरोन 10 के हैं। तो मेजॉरिटी खेल किसका है? बोरोन 11 का है, तो 11 के आसपास होना चाहिए एवरेज। भाई देखो 80% पॉपुलेशन किसकी है? 80% पॉपुलेशन है जिसका मास 11 है, उन एटम्स की है। और आप मानो 20 एटम ऐसे होंगे, 20% ऐसा एटम ऐसे होंगे जिनका वजन जो है वो है 10।
तो भैया वेटेड एवरेज निकाल लेंगे, तो भैया ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80/100 इंटू 11 प्लस 20/100 इंटू 10। ये परसेंटेज को उड़ा दिया मैंने, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। ये हो जाएगा 11 8 जा 88 10/100, 0 से 0 कैंसिल, प्लस ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 8.8 प्लस 2 हो जाएगा, डेसिमल लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10.8, आगे यू लगाना है कंपलसरी, 10.8 यू, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात, समझ में आ गई मेरी बात जी सुनील भैया, क्लियर है बात जी सुनील भैया, ठीक है ना भाई। 80% क्या थे, बोरोन 11 थे, 20% क्या था, बोरोन 10 था, तो क्या निकालोगे, वेटेड एवरेज निकालोगे। तो यहां पर हमने क्या निकाला, यहां पर हमने निकाला वेटेड एवरेज ऑफ मासेस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ बोरोन। हमने क्या किया, वेटेड एवरेज निकाला ऑफ द मासेस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ बोरोन। ये जो मास है बोरोन 11 और बोरोन 10, इसका वेटेड एवरेज निकाला, ये है 80% और ये है बेसिकली 20%। तो वेटेड एवरेज निकाल दिया, तो हमारे पास कितना है 10.8 यू आया। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार कमेंट में आए भैया जरूर से लिख देना, समझ में आ गई तो। चलो अब बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड द फॉर्मूला यूनिट मास के ऊपर। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और रिलेटिव फॉर्मूला यूनिट मास के ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है जी भैया। बहुत गौर से, बहुत ध्यान से, बहुत ईमानदारी से मुझे सुनना, समझ में आएगा। अब देखिए ये पहले वाला कंसेप्ट है, जब एटॉमिक मास का जो मॉडर्न कंसेप्ट है, ये तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आने के बाद आया। पहले लोगों के दिमाग में क्या था वो समझना। तो बात है 1803 से लेकर 1805 के बीच की, जब दो आपके केमिस्ट, जॉन डेल्टन बोला मैंने और दूसरा थॉमस थॉमसन। कौन, थॉमस थॉमसन। तो जॉन डेल्टन और थॉमस थॉमसन 1803 से लेकर 1805 के बीच में ये बोलते हैं कि देखिए एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि जो आपका परमाणु है वो काफी ज्यादा छोटा पार्टिकल है मैटर का, एंड इट्स मास नीड्स टू बी कैलकुलेटेड रिलेटिवली। मतलब ये कहते हैं कि एक एटम जो होता है वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल है मैटर का, बहुत छोटा है, तो इसके मास को, इसके द्रव्यमान को मेजर करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम इसे रिलेटिवली मेजर करेंगे। अब ये रिलेटिवली क्या होता है देखना, कंसेप्ट दे रहा हूं। रिलेटिवली का क्या मतलब होता है, रिलेटिवली का मतलब measured with respect to a standard atom, measured with respect to a standard atom, यानी एक स्टैंडर्ड एटम के रिस्पेक्ट में हम इसे मेजर करेंगे। जॉन डेल्टन और थॉमस थॉमसन ने 1803 से लेकर 1805 के बीच में इस चीज के बारे में डिस्कशन किया कि जो हमारा एटम होता है वो एक्सट्रीमली छोटा पार्टिकल है मैटर का, तो उसका मास यानी उसका द्रव्यमान नापना या मेजर करना, हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट्स तो है नहीं, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बोले रिलेटिवली मेजर करते हैं। बोले रिलेटिवली का मतलब क्या होता है, जैसे रिलेटिवली का मतलब आप थोड़ा सा समझो, आपके पास कोई चीज है जिसका वजन आपको पता है, उस चीज के रिस्पेक्ट में आप दूसरी चीजों का वजन नाप रहे हो, इसे कहते हैं रिलेटिव मेजरमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में जाते हो, मैं दो एनालॉजीज दूंगा, आपको मेरी बात समझ में आएगी रिलेटिव चीज का मतलब क्या है। एनालॉजी 1, आप थोड़ा सा यहां पर इसको समझो, एनालॉजी 1 आप समझो। मेरे पास ये 1 किलोग्राम का भाटा है, यहां पे एक पत्थर है जिसको मैंने यहां पर 1 किलोग्राम बोला है। मेरे पास एक 1 किलोग्राम का पत्थर है, आप गए मार्केट के अंदर, मान लो जो मेरे पास है, आप, मैं सब्जी वाला हूं मेरे पास आए, या फ्रूट वाला हूं मेरे पास आप आए, आपने बोला जी मेरे को तो 1 किलोग्राम संतरे दे दो। अब ये जो 1 किलोग्राम है ये वैल्यू स्टैंडर्ड है हमारे पास, स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है ना, कि हर किलोग्राम 1 किलोग्राम का मतलब पूरे संसार में, पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में, जो धरती की हम बात करें, पूरे ब्रह्मांड की नहीं पूरी धरती की बात करें, वो हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, 1 किलोग्राम कितना होगा, सेट कर रखा है।
वो 1 किलोग्राम का पत्थर मैंने रखा और राइट साइड में मान लीजिए मैंने फ्रूट रखे, तो इसके रेस्पेक्ट में मैं इसके वजन को नाप रहा हूं। भाई ये मैंने 1 किलोग्राम बोल दिया, एक रैंडम क्वांटिटी को हमने मेजर किया होगा, जो जब भी जिसने भी 1 किलोग्राम बनाया होगा तो उसने जैसे प्लेटिनम का ब्लॉक है, किसी भी मेटल के ब्लॉक को वहां पर रखा और बोला कि भैया इतनी क्वांटिटी 1 किलोग्राम है, अब इसके रेस्पेक्ट में हम बाकी सारी चीजों को मेजर करेंगे। जैसे मान लो मैं मेरी यूनिट बनाऊं तो मैं बोलूंगा कि भैया ये इतनी उंगली का जो भार है ये आपका 1 किलोग्राम है। अगर मैं अपनी यूनिट बनाता हूं तो ये इतनी उंगली का जो भार है ये 1 सुनील ग्राम है, इतनी उंगली का जो भार है ये 1 सुनील ग्राम है। अब इसके रेस्पेक्ट में हम बाकी चीजों का वजन नापे। तो उसी प्रकार जिस प्रकार के आपके पास ये पत्थर है, ये जो आपका भाटा है ये 1 किलोग्राम का है, इसके रेस्पेक्ट में हम फलों का वजन नापते हैं ना, उसी प्रकार हम एक पर्टिकुलर एटम को स्टैंडर्ड एटम घोषित करके उसको मान लो हमने कोई वैल्यू असाइन कर दी, अब इसके रेस्पेक्ट में हम बाकी सारे एटम्स का वजन नापे, इससे कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। दूसरी एनालॉजी लो, जैसे मान लो कि तुमको किसी ने बोला कि सुनील भैया का वजन नापो, अब तुम्हारे पास कोई भी मशीन नहीं है, तो तुमने क्या बोला, तुमने बोला कि यार जो सुनील भैया का वजन है, मास ऑफ सुनील भैया, मास ऑफ सुनील भैया है ना, या ऐसे कर सकते हो तुमको मास मान लो मेजर करना है, फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ शैलेंद्र सर। शैलेंद्र सर को देखा है ना, 4 सुनील भैया जितना वजन है उनका, तो शैलेंद्र सर का वजन जो आएगा वो क्या आएगा, बोले यार वो सुनील भैया से 10 गुना ज्यादा भारी वजन के आदमी है। जो शैलेंद्र भाई हैं वो सुनील भैया से 10 गुना ज्यादा भारी है। शैलेंद्र भाई जो है वो सुनील भैया से 10 गुना वजन ज्यादा भारी है, इससे 10 टाइम्स है, क्या है 10 टाइम्स है। तो ये क्या हो गया, रिलेटिव पैरामीटर हो गया। या अगर आपको मेरा वजन नापना है तो आपने क्या बोल दिया कि सुनील भैया का वजन कितना हो जाएगा, बोले सुनील भैया का वजन जो है वो शैलेंद्र भाई से 10 गुना कम हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये शैलेंद्र भाई है, इनसे 10 गुना आपने कम कर दिया। तो ये रिलेटिव मेजरमेंट हो गई। आप किसी के रेस्पेक्ट में मेरा वजन नाप रहे हैं, किसी के रेस्पेक्ट में मेरा वजन नाप रहे हो ना कि शैलेंद्र भाई से 10 गुना कम है या शैलेंद्र भाई का जो वजन है मेरे से 10 गुना है। सो दिस इज व्हाट इज रिलेटिव मेजरमेंट। कोई एक स्टैंडर्ड वैल्यू आपके पास है, इसके रिस्पेक्ट में आप बाकी एटम्स के मास को मेजर करेंगे, बाकी एटम्स के द्रव्यमान को नापेंगे। क्या बात है। तो इसके लिए हमारे पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन है। अब जो कहानी मैं बताऊंगा वो रिलेवेंट तो नहीं है, मतलब कि कोई आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं आपको पता होनी चाहिए। तो आपको मैं बताता हूं, सबसे पहले जो रेफरेंस एटम चूज किया गया था कि रिलेटिव एटॉमिक मास मेजर करेगा, वो सबसे पहले चूज किया गया था हाइड्रोजन, उसके बाद चूज किया गया ऑक्सीजन एंड सबसे आखिरी में चूज किया गया कार्बन। कहानी सुनते जाना, कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं। सबसे पहले हाइड्रोजन क्यों आया और हाइड्रोजन क्यों गया, सुनो कहानी, सुनो कहानी को सुनो, लिसन द स्टोरी, स्टोरी को लिसन द स्टोरी। अब आपको कहानी जो है उसको सिर्फ सुनना है, जो कहानी मैं बता रहा हूं वो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी, इसलिए सिर्फ सुनना है। तो सबसे पहले जो रेफरेंस चूज किया गया वो था हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को रेफरेंस चूज करने के पीछे लोगों के पास 2 कारण थे। दोनों कारण सुनना। लोगों ने बोला कि यार देखो एक काम करते हैं कि हाइड्रोजन जो है उसका सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, सबसे हल्का एलिमेंट है, बहुत बढ़िया। अच्छा दूसरी चीज, हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट होने के साथ साथ एक आदमी थे जिनका नाम था प्राउट। प्राउस्ट नहीं बोला, प्राउट। तो प्राउट बोलते हैं कि संसार में जितने भी एलिमेंट्स है आपके पास वो सब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन है। यानी कहने का मतलब कोई 2 हाइड्रोजन से बना है, कोई 3 से बना है, कोई 4 से बना है, कोई 5 से बना है, कोई 6 से बना है, कोई 7 से बना है, कोई 8 से बना है, कोई 9 से बना है, कोई 10 से बना है, कोई 11 से बना है, कोई 12 से बना है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन है। जैसे मान लो मैं 10 हाइड्रोजन एटम से बना हूं, प्राउट ये कहते हैं हर एलिमेंट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन है। तो मान लो मेरे अंदर 10 हाइड्रोजन है, तो मेरा जो वजन हो जाएगा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन से 10 गुना हो गया। कोई 11 से बना है तो उसका 11 वजन हो गया, कोई 12 से बना है तो 12 वजन हो गया। हाँ, तो ये होता है बेसिकली हमारे पास क्या, दिस इज व्हाट इज नोन एज रिलेटिवली मास मेजर करना। तो अब इसको क्यों चूज किया गया, बोले एक तो सबसे पहले लाइटेस्ट एलिमेंट है,
बेटा कोई नॉइस तो नहीं आ रही यहां पर? ही पता नहीं क्या कर रहे हैं, बार बार ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। इधर ये मशीन की आवाज तो नहीं आ रही ना? ये भाई साहब पूरी दीवार के अंदर मशीनें चला रहे हैं, है ना? तो इसकी आवाज तो नहीं आ रही? परेशान तो नहीं हो रहे? क्योंकि मैं हो रहा हूं, मेरे एक्सप्लेनेशन को परेशान कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। ठीक है, पता नहीं क्या कर रहे हैं यार। ज्यादा परेशानी हो तो मुझे बता देना, इस वाले पार्ट को मैं रिपीट कर दूंगा, है ना? थोड़ा रिकॉर्डिंग है तो ज्यादा परेशान नहीं होना, मुझे बता देना, मैं बता दूंगा वापस। अब फिर से आप लोग कहानी सुनो। देखो मेरे पास तो बहुत नॉइज आ रही है, लेकिन मैं पूरा पूरा फोकस तुम्हें पढ़ाने पे कर रहा हूं, इसको सुनना। हाइड्रोजन को चूज करने का पीछे का रीजन ये था, हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, और दूसरा प्राउड साहब ने ये कहा था कि हर एलिमेंट जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन है, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6 हाइड्रोजन है। तो बोले कि सबका मास मेजर करना हमारे लिए आसान रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है हाइड्रोजन के साथ कि हाइड्रोजन फ्रैक्शनल मासेस देने लगा, यानी फ्रैक्शनल मासेस आने लगे। तो बर्जीलियस को गुस्सा आ गया। बर्जीलियस बोले अरे यार क्लोरीन 35.5 क्यों आ रहा है? तुम तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन कह रहे थे, या तो 35 हो या तो 36 हो, या तो 35 हो या तो 36 हो, 35.5 क्या होता है? मतलब तुम्हारी बात गलत है। हाइड्रोजन को भगा दिया, हाइड्रोजन को भगा दिया। तो यहां पर इनिशियली जो कंसेप्ट था वो क्या था कि स्टैंडर्ड क्या चूज किया गया कि 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन को एक वैल्यू असाइन की गई, एंड दैट वैल्यू वाज 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1 U। ये वैल्यू असाइन की गई, ये वैल्यू इनिशियली असाइन की गई 1 U। आज के जमाने में पहले AMU कहा जाता था। तो बोले भाई साहब एक एटम ऑफ हाइड्रोजन को 1 AMU या 1 U आप असाइन कीजिए, और इसके रेस्पेक्ट में आप एटम्स के वजन को नापिए। नापना बंद करने के पीछे का कारण था, बर्जीलियस ने आके बोला कि आप जिस बातों की वजह से आपने हाइड्रोजन को लगाया था कि हर एलिमेंट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन है, ऐसा नहीं है, फ्रैक्शनल वैल्यूज आ रही है। तो बोले ठीक है हटा देते हैं। तो बोले फिर ऑक्सीजन को लेके आए। अब देखिए यहां पर ऑक्सीजन का एक एटम 1 के बराबर तो नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का एटम जो था वो हाइड्रोजन से 16 गुना भारी था, इससे 16 गुना भारी था। सो 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन वाज इक्वल्स टू 16 AMU, या बेसिकली 16 U के बराबर था। अब उनका यह था कि हमें तो भैया 1 यूनिट से मेजर करना स्टार्ट करना है। जैसे इसके अंदर एक U एक एटम है, लेकिन इससे यह 16 गुना भारी है, तो उन्होंने कहा इसको 16 पार्ट में अगर हम बांटे तो इसका जो एक पार्ट आएगा ना 1/16 पार्ट होगा, वो 1 U के बराबर होगा। देखिए एक एटम ऑफ हाइड्रोजन है 1 U या 1 AMU के बराबर इन्होंने वैल्यू असाइन करी, लेकिन हाइड्रोजन से 16 गुना भारी एक ऑक्सीजन का एटम था, तो इसके अंदर 1 U की वैल्यू कितनी आएगी? इन्होंने कहा कि ये जो एक पार्ट होगा ना 1/16 पार्ट होगा। इन्होंने कहा कि 1/16 पार्ट जो होगा 1/16 पार्ट ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम जो होगा हमारे पास, वो कितना हो जाएगा? वो 1 AMU के बराबर होगा या 1 U के बराबर होगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन आया। ऑक्सीजन को लाने के पीछे का रीजन क्या था कि फ्रैक्शन वैल्यूज मत लाना, डेसिमल में वैल्यूज मत लाना, हाइड्रोजन ला रहा है। ऑक्सीजन ने बखूबी निभाया। ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में जब हमने एटम्स के मास को मेजर किया तो वो बेसिकली कैसा आ रहा था? वो आ रहा था होल नंबर्स में। समझ रहे हो? यहां पर हाइड्रोजन को भगाने का रीजन यह था कि तुमने ये बोला कि हर एलिमेंट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहां पर होल नंबर वैल्यूज होनी चाहिए थी, इंटीजर वैल्यूज होनी चाहिए थी। किसी का मास 2, किसी का 3, किसी का 4, किसी का 5। 35.5 क्लोरीन का आने के बाद बर्जीलियस को गुस्सा आया, बर्जीलियस ने बोला गलत है, हटा दिया, ऑक्सीजन को ले आए। ऑक्सीजन को लेकर आए, ऑक्सीजन ने इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। लेकिन ऑक्सीजन के केस में फिजिक्स वाले और केमिस्ट्री वालों का दंगा हो गया, लड़ाई हो गई। तुमने कहानी नहीं सुनी होगी। फिजिक्स के केस में, यहां पर इस वाले केस में, ऑक्सीजन के केस में फिजिसिस्ट और केमिस्ट की लड़ाई हो गई। केमिस्ट बोले कि हम जब भी मास मेजर करेंगे तो हम ऑक्सीजन का एक आइसोटोप है जिसका मास है 16, एक का 17, एक का 18, इसका हम वेटेड एवरेज लेंगे, इसके रिस्पेक्ट में हम मेजर करेंगे। फिजिक्स वाले बोले पागल हो गया? पागल हो, मैं तो ऑक्सीजन का 16 वाले से मेजर करूंगा। फिजिक्स वाले ने ऑक्सीजन 16 कंसीडर किया और उसके रिस्पेक्ट में एक टेबल बना दी। केमिस्ट्री वालों ने ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18 आइसोटोप्स जो निकले उसके रिस्पेक्ट में एक टेबल बना दी। 2 डिफरेंट एटॉमिक टेबल बन गई। अब एटॉमिक मास यानी जो रिलेटिव एटॉमिक मास है किसी के रिस्पेक्ट में मेजर किया जा रहा है, उसकी 2 टेबल बन गई। भाई साहब दंगा हो गया।
लोग बोले यार क्या करें, ये तो परेशान हो गए, फिजिसिस्ट को मना करेंगे तो वो चिढ़ जाएंगे, केमिस्ट को मना करेंगे तो केमिस्ट चिढ़ जाएंगे। अब हम क्या करें, क्या करें हम? बोले कुछ नहीं करते, एक काम करते हैं, ऑक्सीजन को भगाओ। भगा दिया ऑक्सीजन को। बोले ऐसा एटम लाते हैं जिसमें कि अगर एक सिंगल एटम को यूज करें तब जो रिलेटिव वैल्यूज है वो भी सेम हो, और उसी पर्टिकुलर एलिमेंट के आइसोटोप्स का जब हम एवरेज लेकर उसके रेस्पेक्ट में मेजर करें तब भी सेम है। जैसे कि यहां पर बोला कि फिजिक्स वाले भैया आप कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में मेजर करोगे सारे एलिमेंट्स के मासेस को, तब जो वैल्यूज आएगी, और केमिस्ट्री वाले कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 के रेस्पेक्ट में मेजर करेंगे तब जो वैल्यूज आएगी दोनों सेम होगी। तो ये ऑक्सीजन गया क्यों? क्योंकि लड़ाई हुई फिजिसिस्ट और केमिस्ट के बीच में। तो यहां पर वैल्यू असाइन की गई 1 कार्बन को कि भैया ये हाइड्रोजन से 12 गुना भारी है, तो 12 AMU या फिर 12U। अब इसके अंदर 1U की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/12 पार्ट। सो 1/12 पार्ट ऑफ 1 कार्बन इज इक्वल्स टू 1U या 1 AMU। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा तुम्हें समझाऊं, थोड़ा डीप में लेकर चलूं, रिलेटिव मास कैसे मेजर किया जाता है, कैसे वैल्यू आती है, थोड़ा डीप में समझाता हूं, थोड़ा डीप में समझाता हूं, थोड़ा डीप में समझाता हूं। मान लो इस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझना, रिलेटिव कंसेप्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल तुमने यहां पर एक तराजू लगा रखी है, और यहां पर तुमने क्या लगा रखी है, एक तराजू लगा रखी है। यहां पर तुम्हारे पास एक एटम है जो है Z, और यहां पर तुम्हारे पास जो एक पार्ट है दैट इज 1/12 पार्ट ऑफ 1 कार्बन एटम। ठीक है, तो अभी तो इसका वजन इस तरफ है। तुम्हें Z एटम का मास रिलेटिवली मेजर करना है, तुम्हें Z एटम का मास रिलेटिवली मेजर करना है। किसके रिस्पेक्ट में? कार्बन के 1/12वां हिस्सा, यानी जो 1U के बराबर है उसके रिस्पेक्ट में। ये 1/12 पार्ट ऑफ 1 कार्बन एटम, 1/12 पार्ट ऑफ 1 कार्बन एटम क्या हो जाएगा, 1/12 पार्ट ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम का मास क्या हो जाएगा, 1U। 1/12 पार्ट ऑफ 1 कार्बन एटम, इसमें डिफिकल्टी तो नहीं है, इसको और आसानी से लिख देता हूं। ये देखो, इसको और अच्छे से बताता हूं। 1/12 पार्ट ऑफ 1 कार्बन एटम हैज मास, कितना मास हो जाएगा, तो 1/12 इंटू एक कार्बन एटम का वजन कितना है 12, तो ये कितना हो जाएगा 1U या फिर 1 AMU। समझ में आया भाई? एक पूरे एटम का जो मास है वो 12 है, 1/12वें हिस्से का मास कितना हो जाएगा, 1/12 इंटू 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। हाँ, अब मैं इसका ये वाला हिस्सा फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो ऐसा, ये मेरे पास इधर है। अब इसके रिस्पेक्ट में मैं इसके वजन को नापने या मापने की कोशिश करता हूं, तो मैंने क्या किया, मैंने 1/12वां हिस्सा 1 डाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ऐसा करते करते जब मैंने 24, जब मैंने, ध्यान से सुनना, जब मैंने यहां पर 24 ऐसे पार्ट्स डाले, 24 1/12 पार्ट ऑफ 1 कार्बन एटम, यानी ये 1/12वां हिस्सा जो बेसिकली एक कार्बन एटम का है, ऐसे 24 पार्ट्स को जब मैंने डाला तो इनका जो वजन है वो क्या आया, बराबर आया। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि जो मास है Z का वो कितना होगा, वो हो जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाय 1/12 पार्ट ऑफ 1 कार्बन एटम। तो ये बेसिकली 1/12 पार्ट ऑफ 1 कार्बन एटम या मास ऑफ ये बेसिकली 1U के बराबर है ना। अगर मुझे Z का वजन नापना है तो मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ 1 कार्बन एटम यानी कि 1U। यहां पे कितने ऐसे पार्ट हो गए, 24 पार्ट हो गए। तो इसका जो वजन है वो बेसिकली किसके बराबर है, 1 के बराबर है।
तो मास ऑफ Z इज इक्वल टू 24 इंटू 1, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं कि मास ऑफ Z इज डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ 1 कार्बन इज इक्वल टू 24। अब बताओ इसमें यूनिट आएगी कि नहीं आएगी? तुम खुद दिमाग लगाओ, इसमें यूनिट आएगी कि नहीं आएगी? भाई Z का जो मास मुझे निकालना था, किसके रिस्पेक्ट में निकाला? इसके रिस्पेक्ट में निकाला। मास ऑफ Z इज इक्वल्स टू 24 पार्ट्स ऑफ मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ 1 कार्बन एटम, यानी कि 1/12 पार्ट ऑफ 1 कार्बन एटम के 24 पार्ट जब मैंने यहां पर डाले तो ये मुझे Z का वजन देते हैं। यानी Z का वजन 24 पार्ट्स ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ 1 कार्बन एटम के बराबर होगा। यानी जब ऐसे 24 हिस्से 1/12 पार्ट ऑफ एक कार्बन एटम के 24 हिस्से, यानी एक तरीके से 2 कार्बन एटम जब अपन यहां रखे तब जाके ये बनेगा। तो इसकी कोई यूनिट होगी? आप खुद दिमाग लगाओ। अगर यहां पर इसकी यूनिट होगी किलोग्राम या फिर आपका यूनिफाइड मास, और इसकी यूनिट होगी किलोग्राम बाय यूनिफाइड मास, तो ये यूनिट से यूनिट क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी ना, इसीलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती। सो ये यूनिट क्या हो जाएगी? कट डाउन हो जाएगी, एंड दैट्स व्हाई इट इज यूनिटलेस। तो याद रखिएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास की यूनिट नहीं होती। कोई भी रिलेटिव क्वांटिटी उसकी यूनिट नहीं होगी। सो इट इज एक्चुअली मास बाय मास का रेशियो। मास ऑफ Z इज इक्वल्स टू जब 24 पार्ट इंटू मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ 1 कार्बन एटम, ये 1 है, ऐसे 24 पार्ट जब होंगे तो इसका वजन आएगा। तो मास ऑफ Z डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ 1 कार्बन एटम इज इक्वल्स टू 24। तो यूनिट बाय यूनिट कट हो जाएगा, इसीलिए 24 के आगे कोई यूनिट नहीं लगता। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया? तो तुम्हें रटाया जाता है, सुनील भैया तुम्हें कंसेप्ट दे रहे हैं। ठीक है जी भैया। तो जब लड़ाई झगड़ा हो गया, सारे लड़ाई झगड़े हो गए, बहुत सारे मैटर हो गए, उसके बाद आईयूपीएससी ने क्या किया कि ऑक्सीजन के बाद आईयूपीएससी ने 1961 में C12 आइसोटोप को यूज करने के लिए बोला कि अब भाई हमें अगर रिलेटिव एटॉमिक मास मेजर करना है तो हम C12 आइसोटोप का इस्तेमाल करेंगे। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर ये तुम्हारे पास एक वाटरमेलन है, एक और अंडरस्टैंडिंग के तौर पे एक वाटरमेलन है, तो ये तुम्हारा एक कार्बन का एटम है। इस कार्बन के एटम का जो वजन है दैट इज इक्वल्स टू 12 AMU या 12 U। अगर इसको 12 हिस्सों में काट दूं तो ये क्या हो जाएगा? 1/12 पार्ट ऑफ 1 वाटरमेलन। उसी प्रकार से ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 1/12 पार्ट ऑफ 1 कार्बन एटम। उसी को समझाने का एक तरीका है। तो इसका जो वजन हो जाएगा कितना हो जाएगा? 1/12 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 1 AMU या 1U। तो एनसीईआरटी ने एक एनालॉजी दे रखी है, वही एनालॉजी हमने यहां पर यूज करी कि मान लीजिए कि एक वाटरमेलन है, इस एक वाटरमेलन को एक कार्बन एटम के बराबर मानते जिसका वजन 12 AMU है। अब इसको हमने 12 हिस्सों में काट दिया। 12 हिस्सों में से ये जो पार्ट है 1/12 पार्ट ऑफ 1 वाटरमेलन है, इसको अपन ने 1/12 पार्ट ऑफ 1 कार्बन एटम माना, इसका वजन क्या है? 1U है। अब जब अपन इसके रेस्पेक्ट में दूसरे फ्रूट्स का वजन नापेंगे, मान लो इसको भी मैंने 1U असाइन कर दिया, तो इसके रिस्पेक्ट में इसको मेजर कर रहा हूं, तो इन दोनों का वजन कितना हो गया? 1U हो गया। समझ में आया? हाँ। इसके रिस्पेक्ट में इसको मेजर किया, हाँ, तो यूनिट नहीं लगेगी, सिर्फ ओनली 1। अब 2 एटम्स हैं तो पर एटम का वजन क्या हो गया? 0.5। अगर इसको 1 मानता हूं, ये 1/12 पार्ट ऑफ 1 वाटरमेलन, 1/12 पार्ट ऑफ 1 कार्बन एटम को 1 मानता हूं, ये वैल्यू 1 है। यहां पे ये दोनों जाकर इसको बैलेंस कर रहे हैं, तो इस एक एटम का वजन कितना हुआ? कितना हुआ? 0.5 हुआ ना भाई। ये 0.5 और ये 0.5 तब जाके 1 के बराबर हो रहे हैं, तो इसका वजन कितना हो गया? 0.5 हो गया। सिंपल अंडरस्टैंडिंग, किसी के रेस्पेक्ट में मेजर करना। चलो प्रीवियस ईयर के थोड़े सवाल करेंगे। एनडीए 2017 पेपर 1, द एटॉमिक वेट्स आर एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ठीक है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज।
तो यहां पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर रिलेटिव एटॉमिक मासेस, दैट इज AR। कौन सा भी हम यूज करते हैं? विच वन ऑफ दीज इज यूज टू मेजर द रिलेटिव एटॉमिक मास नाउ अ डेज, यानी अभी मॉडर्न डेज में हम किसको यूज करते हैं? तो मॉडर्न कंसेप्ट में हम यूज करते हैं इसको, ठीक है। मध्य प्रदेश PMT 2002, द मॉडर्न एटॉमिक वेट स्केल इज बेस्ड ऑन। तो जो मॉडर्न एटॉमिक वेट या बेसिकली रिलेटिव एटॉमिक मास, इसकी बात कर रहा है। सो ये किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन C12, O16, H1 और C13। इट इज बेस्ड ऑन C12, ठीक है। चलो अब देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करना और इसकी मदद से फिर रिलेटिव मॉलिक्यूलर रिलेटिव फॉर्मूला यूनिट मास कैसे कैलकुलेट करना है, समझ लीजिए। अब इसकी ट्रिक मैं आपको दे देता हूं। देखिए आपके रिलेटिव एटॉमिक मासेस जो हैं, इनकी डिफरेंट एलिमेंट्स की मैं आपको वैल्यूज दे रहा हूं। एटॉमिक मास तो फ्रैक्शनल है, याद नहीं कर सकते। ये रहा, ये देखो, ये रहा एटॉमिक मास, ये देखो, ये याद मत कर लेना, ये तो फ्रैक्शनल वैल्यूज है। कैलकुलेशन को आसान करते समय हम कौन सा यूज करते हैं? कैलकुलेशन को आसान करते समय हम रिलेटिव एटॉमिक मास यूज करते हैं। ये एटॉमिक मास है फ्रैक्शनल में, कैलकुलेशन करते समय हम रिलेटिव एटॉमिक मास का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा? रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि इसकी मोस्ट ऑफ द वैल्यूज कैसी है? होल नंबर वैल्यूज है। समझ में आ रही है? देखो अब इसमें एक्सेप्शंस लिख लो। सबसे पहले हाइड्रोजन का जो मास है वो बेसिकली आप 1 कंसीडर करना। उसके बाद क्लोरीन का मास जो है आप 35.5 कंसीडर करना, कोई यूनिट नहीं लगेगी। आर्गन का मास जो है वो बेसिकली आप 40 कंसीडर करना। रिलेटिव एटॉमिक मास की ट्रिक दे रहा हूं, मास नंबर जैसी ही है। एक्सेप्शन कौन सा है? हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, आर्गन का 40। ऑड एटॉमिक नंबर और इवन एटॉमिक नंबर आपने लिख दिए। 1 तो यहां चला गया, फिर 3, 5। अब देखो वही चीज यहां पर हो रही है। 7 उधर से इधर नीचे आया है और 4 नीचे से इधर ऊपर गया है, ठीक है। तो 1 तो यहां चला गया, फिर आया 3, 5, 7 आना चाहिए, 7 हमने यहां भेज दिया। 9, 11, 13, 15, 17 उधर चला गया और 19। 2, 4 इधर चला गया, 6, 7 यहां से आ गया, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18 आ गया, 20। इस पे ट्रिक लगानी है। ट्रिक क्या लगानी है? ट्रिक वही लगानी जो मैंने आपको सिखाई थी मास नंबर में, जो ट्रिक सिखाई थी वही लगानी है। 2Z + 1 और इधर लगानी है 2Z। काम खत्म। अब देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एलिमेंट उठाता हूं मेरा सोडियम मतलब Na, तो Na का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे पास कितना होता है? 11। तो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास को AR से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 11 है तो 2Z + 1 यानी 2 × 11 + 1 ये हो जाएगा 23। इसकी आगे कोई यूनिट मत लगाना। साथ ही साथ मैंने आपको बोला था रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं होती, सो ओनली 23। रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, मास नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। आइए आगे चलते हैं। एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से उठा लेता हूं एलिमेंट, ऑक्सीजन उठा लेता हूं। ऑक्सीजन O है, इसका एटॉमिक नंबर यानी कि जो Z है मेरे पास वो है मेरे पास 8। तो इसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास आएगा वो क्या आएगा? क्योंकि ये इवन एटॉमिक नंबर है तो 2 × Z, तो ये हो जाएगा 2 × 8, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 16। काम खत्म। रिलेटिव एटॉमिक मास पहले 20 एलिमेंट्स के मैंने आपको याद करवा दिए। अब जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो हम मॉलिक्यूलर और फॉर्मूला यूनिट मास भी निकाल लेंगे। क्लियर है बात? जी भैया। चलो अब इस सवाल के बारे में थोड़ा सा सोचो। यू विल फाइंड द मॉलिक्यूलर मास फॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स व्हाइल फॉर्मूला यूनिट मास फॉर आयनिक कंपाउंड्स। यानी आप मॉलिक्यूलर मास कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए निकालेंगे और फॉर्मूला यूनिट मास आप बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स के लिए निकालेंगे। सोच के आंसर देना स्क्रीन पॉज करके।
करेक्ट आंसर है 100%। मैंने आपको एक चीज बहुत बढ़िया तरीके से बताई थी कि जब हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, अगर हम बात करते हैं यहां पर आयोनिक कंपाउंड्स की, या जिनको हम इलेक्ट्रोवेलेंट बोलते हैं, पहले लेक्चर में पढ़ाई है ये बात, तो आयोनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आयंस की तरह एग्जिस्ट करते हैं। और अगर हम यही बात करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स की, या जिनको हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स भी कहते हैं, तो ये एग्जिस्ट करते हैं एज मॉलिक्यूल्स, है ना। अब यहां पर तो क्या निकलेगा, इनके लिए आप बेसिकली क्या निकालेंगे, इनके लिए आप निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास। और अभी हम रिलेटिव की बात कर रहे हैं, तो जो आप मास निकालेंगे वो कौन सा होगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होगा। कंपाउंड्स कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर जो होते हैं, दीज आर बेसिकली मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनके लिए मॉलिक्यूलर मास। कंपाउंड्स जैसे आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ आयंस, इनके आयंस जो होते हैं उनके लिए हम निकालेंगे फॉर्मूला यूनिट मास। जैसे ही आयंस कैसे एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हो गया Na1 प्लस Cl1 माइनस, Na1 प्लस Cl1 माइनस, Cl1 माइनस Na1 प्लस Cl1 माइनस Na1 प्लस, तो ये ऐसे यूनिट्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये फॉर्मूला यूनिट का मतलब हो गया, एक फॉर्मूला यूनिट का मास निकालेंगे, दिस इज द फॉर्मूला यूनिट। आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड आयंस के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करते हैं, ये एक फॉर्मूला यूनिट हो गई, क्योंकि मिलियंस ऑफ कटायंस और अनायंस होंगे, एक फॉर्मूला यूनिट हो गई। NaCl में मिलियंस ऑफ Na1 प्लस मिलियंस ऑफ Cl1 माइनस होंगे, हम एक फॉर्मूला यूनिट का मास निकालेंगे तो कहेंगे फॉर्मूला यूनिट मास। हम यहां पर एक मॉलिक्यूल का मास निकालेंगे तो कहेंगे मॉलिक्यूलर मास। मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे ना, हम तो एक ही मॉलिक्यूल का मास निकालेंगे ना, जैसे हम तो एक ही मॉलिक्यूल का निकालेंगे, जैसे मान लीजिए H2O, 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 भाई H2O के हजारों मॉलिक्यूल्स होंगे, लाखों मिलियंस में मॉलिक्यूल्स होंगे, हम तो एक ही का निकालेंगे ना, हम तो ये एक ही मॉलिक्यूल का निकालेंगे, सो दैट इज मॉलिक्यूलर मास। समझ में आया। जैसे यहां पर मिलियंस ऑफ कटायंस एंड अनायंस होंगे, तो ये एक फॉर्मूला यूनिट है तो इसका मास निकालेंगे। ऐसे यहां पे मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, हम एक मॉलिक्यूल का मास निकालते हैं तो इसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। समझ में आया, क्लियर है जी। अब देखिए कैलकुलेट करना सीखते हैं, पहला मैं आपको कराऊंगा, बाकी आप खुद करोगे, ध्यान से आप देखना। अब जैसे H2O है, ये नॉन मेटल से बना हुआ है, क्लास 10th में पढ़ा है, नॉन मेटल से बनने वाले कोवेलेंट कंपाउंड्स, ये भी बेसिकली कोवेलेंट कंपाउंड्स, दोनों नॉन मेटल से बने हुए हैं, ये भी तीनों के तीनों नॉन मेटल से बना है तो कोवेलेंट कंपाउंड। मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल से बना है तो आयोनिक कंपाउंड। ये तो 10th में सीखा है। चलिए मास निकालते हैं। अब मान लीजिए मुझे H2O का मास निकालना है, तो इसका जो मैं मास निकालूंगा दैट इज बेसिकली रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, मैं RMM लिखूंगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। इसमें भी निकालूंगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, इसमें भी निकालूंगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। इधर निकालूंगा रिलेटिव फॉर्मूला यूनिट मास, मेटल और नॉन मेटल। अब देखिए फटाफट से सीखते हैं इस चीज को। H2O में 2 हाइड्रोजन के एटम्स है तो 2 इंटू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, प्लस एक एटम ऑक्सीजन का है तो 1 इंटू द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, 2 इंटू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन अभी बताया था, इसका मास होता है 1, और ये ऑक्सीजन है। 2 इंटू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, 2 इंटू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। भाई 2 हाइड्रोजन के एटम्स है, एक ऑक्सीजन का एटम है, हाँ, सो 2 इंटू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन यानी 2 इंटू 1 प्लस रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन का मास कितना होता है, भाई ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, जस्ट ट्वाइस करो तो कितना हो गया, 16 हो गया। तो मेरे भाई ये कितना हो गया, 16, तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 18। इसका निकालो, ये हो जाएगा 1 इंटू द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन
तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन हो जाएगा, एक एटम का हो जाएगा हमारे पास 12। क्यों? एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है, E1 है, 6 दूनी 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का मास है 16, 16 दूनी 32 प्लस 12, ये हो जाएगा हमारे पास 44। यूनिट मत लगा देना अगर रिलेटिव है, रिलेटिव नहीं है तो यूनिट लगाना। एनसीईआरटी में गलत लिखा होता है, 9th की एनसीईआरटी में भी गलत है। बोलेंगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकाल के यूनिट लगाएंगे, तो आईयूपीएससी के डॉक्यूमेंट को भी तो देखो, या तो वो गलत है या तो आप सही हो। HNO3 1 इंटू द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एक नाइट्रोजन का एटम है, सो 1 इंटू द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का जो रिलेटिव मास है वो बेसिकली हो जाएगा 1, नाइट्रोजन का जो मास है वो बेसिकली हो जाएगा हमारे पास 14, और ऑक्सीजन का जो मास हो जाएगा वो बेसिकली हमारे पास हो जाएगा 16। 1 प्लस 14 प्लस 16 3 जा 48, 1 प्लस 14 प्लस 16 3 जा 48, ये हो जाएगा बेसिकली 1, ये हो जाएगा बेसिकली 14, और ये हो जाएगा 16 3 जा 48। तो 8 और 4 12 और 1 13, 3 हाथ से लगी 1, 5 और 1 6, 5 और 1 6, 18 44 63। CaCl2 का मास हो जाएगा 1 इंटू द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस 2 इंटू द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। कैल्शियम का जो मास हो जाएगा वो बेसिकली हो जाएगा 40 प्लस क्लोरीन का मास होता है 35.5, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। तो कितना हो जाएगा 35 इंटू 2 हमारे पास होता है 70.5 इंटू 2 हो जाएगा 1, तो 71 प्लस 40 प्लस 71 कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 और 4 होता है 11, तो ये हो जाएगा 110 प्लस 1, तो 111 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 111, ये मास हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिए, CuSO4.5H2O। कॉपर का मास मैं आपको दे देता हूं 63.5, मेरे से पहले कैलकुलेट करो, जल्दी करो। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 इंटू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कॉपर प्लस 1 इंटू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सल्फर प्लस 4 इंटू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस 5। ये डॉट लगा है, इसका मतलब 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच है, इसका मास ऐड करना है। एक कॉपर सल्फेट पे 5 पानी के मॉलिक्यूल्स है, इसके मास को ऐड करना है, तो 5 इंटू वाटर, तो 2 इंटू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए कॉपर का 1 इंटू 63.5 प्लस सल्फर का मास कितना हो जाएगा 32 प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना हो जाएगा 16 प्लस 5 इंटू वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास कितना है 18, तो डायरेक्टली लिख रहा हूं 18, तो ये कितना हो जाएगा 63.5 प्लस 32, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 18 5 जा कितना होता है 90 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 3 और 2 5, 5 और 4 9 और 0, तो ये तो हो गया 9.5 पहले ही लगा देते हैं। उसके बाद हो जाएगा हमारे पास 6 और 3 9 और 9 18, 18 और 6 होता है 24, 249.5। अब ये C12H22O11 12 इंटू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, 12 इंटू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, 12 एटम कार्बन के हैं प्लस 22 एटम बेटा किसके हैं हाइड्रोजन के हैं, सो 22 इंटू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 11 इंटू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है बात? 12 इंटू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 22 इंटू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 11 इंटू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन का जो मास होता है वो बेसिकली होता है 12 प्लस 22 इंटू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास 1,
कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 8 दूनी 16, तो 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 22 प्लस 11 इंटू 16, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी 2 डिजिट नंबर से तो 1 और 6 बीच में ऐड किया 7, 4 और 2 6 और 6 12, 2 हाथ से लगी 1, 5 6 7, 7 और 7 14, 4 हाथ से लगी 1, 1 2 और 3, 342, 249.5, 342। ठीक है भाई, चलो अब ये प्रीवियस ईयर का सवाल तुम्हारे लिए आज होमवर्क है, इसको होमवर्क दे देता हूं, ठीक है ना। ये तुम्हारा 2 होमवर्क है आज के, ये तुम्हारे आज के 2 होमवर्क है जो तुम्हें नोट करने हैं। पहला होमवर्क ये एनडीए 2018 पेपर 2 और दूसरा सीबीएसई पीएमटी 2007, ये तुम्हारे दोनों के दोनों होमवर्क है। अगर समझ में आ जाए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में प्यार दे देना कि सुनील भैया इस तरीके से हमें कंसेप्ट किसी ने नहीं पढ़ाया, मुझे पता है इस तरीके से किसी ने नहीं पढ़ाया, ये रियल कंसेप्ट थे जो मैंने तुम्हें दिए, अच्छे लगे तो बताना। अब एक छोटा सा टेस्ट तुम्हारा ले लेता हूं। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5 U। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है? यस और नो, जल्दी से बताओ। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, AR का मतलब है रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5, बिल्कुल सही। एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5 U, बिल्कुल सही। याद रहेगी क्या बात, याद रहेगी क्या बात, याद रहेगी क्या बात? जी भैया, इस पे यूनिट नहीं आती, इस पे यूनिट आती है। तीसरा, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 U, atomic mass of hydrogen is 1, mass number of hydrogen is 1.5, relative atomic mass of hydrogen is 1 U, गलत। atomic mass of hydrogen is 1, गलत। mass number of hydrogen is 1.5, गलत। रेक्टिफाइड स्टेटमेंट्स क्या होंगे, इधर होना चाहिए था 1, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, तो यहां पर होना चाहिए था 1 U या फिर 1 डेल्टन DA। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 U, गलत है। ये कितना होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। यूनिट नहीं होगी, यूनिट होगी, यूनिट ये फ्रैक्शनल नहीं होगा, होल नंबर होगा। ठीक है, तो आज के इंसानियत ज्ञान में दोस्तों बस इतना ही कहना चाहूंगा, मेहनत का इस संसार में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं चाहता किताब जितना पढ़ाकर निकल जाता, तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ता, तुम भी अग्री हो जाते और हाँ मान लेते कि हाँ यार, हाँ 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 यही है, सही है। मैं मेहनत कर रहा हूं ना, दिल से बताओ मेहनत कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, तुम दिल से बताना कि सुनील भाई आप मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मैं मेहनत कर रहा हूं ना, तुम भी करना। मैं केमिस्ट्री से प्यार करवा दूंगा, विश्वास मानो। मैं किताब से नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं रियल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, जो जहां से जरूरी है वो तुम्हें बताऊंगा। और तुम्हें कुछ नया मिले तो मुझे बताना, मेरे भी ज्ञान में वृद्धि करना। मैं ये नहीं कहता कि मुझे सब आता है, कोई भी नहीं कह सकता कि सब आता है, हम सब सीख रहे हैं। तो कुछ नया तुम्हें मिले तो मुझे बताना, कुछ मुझे नया मिलेगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा, जैसे मैं बता रहा हूं। तो बस मिलकर मेहनत करनी है, साथ में मजा खूब आएगा आपको भी और मुझे भी। ठीक है, तो बस मेहनत करते चलिए, मेहनत का संसार में सब्स्टिट्यूट नहीं है। मेहनत करते रहोगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। गहरा कुआं अधिक हो जितना, उतना मीठा जल मिलेगा। तो बस बाकी तो जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि #SB साथ है, #PW साथ है, तो दोनों आपके साथ है। बस बढ़िया से आप ईमानदारी से पढ़ाई करते रहें, अच्छे से क्लासेस अटेंड करते रहें, सब कुछ बढ़िया होगा, सब कुछ अच्छा होगा। मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।